Yes, good morning, everyone. So, in the previous class, we are finished with the aspects of climate change, and we have seen conventions related to climate change in the previous class, right? So, the next convention that came out in 1992 was the Convention on Biological Diversity. हमने ये डिस्कस किया था कि तीन कन्वेंशन और तीन डॉक्यूमेंट अराइज होते हैं जब 1992 अर्थ समिट होता है. The very first convention was the UNFCCC. Second convention is UNCBD, and third convention is UNCCD. CCD is in relation to the desertification. और तीन जो डॉक्यूमेंट थे, they were the Agenda 21, Rio Declaration, and Forest Principle. These all documents were non-legally binding, legally non-binding, or second aspect, they all were in relation to the sustainable development. सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, जिसी कारण से मैंने तुम्हें बोला था कि रियो +10, रियो +20, रियो +5, दे ऑल विल बी इन रिलेशन टू दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. और इसी के एस्पेक्ट में हमने बात किया था दैट everything which will take place in the wake of this sustainable development will be considered as the 21 agenda, जैसे कि local agenda 21, जैसे कि culture 21, right? These all will be in relation to the sustainable development. उसके साथ साथ हमने बहुत सारी और भी चीजें करी, चाहे हमने पेज के बारे में पढ़ा, yes, right? Page is partnership, right, for green economy, right, for green economy. And then we have seen a fund known as Global Environment Facility under 1992 Earth Summit. और उस अर्थ समिट के अंदर जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी डेवलप किया गया था, that is going to support this convention that we are going to talk about today, is United Nations Convention on Biological Diversity as well. So before हम डिस्कस करें Convention on Biological Diversity, first we shall have the basic understanding of what exactly biodiversity is, how this biodiversity is managed, and how this biodiversity is conserved, and how this biodiversity is measured. राइट, सो पहले हम बायोडाइवर्सिटी के बेसिक्स को पढ़ेंगे, देन वी विल डील विद द एस्पेक्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें दो ही मेजर प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ने हैं. वन इज द कार्टाजिना प्रोटोकॉल एंड सेकंड वन इज द नगोया प्रोटोकॉल. सो टू बिगिन विद, इफ वी टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? डाइवर्सिटी विद इन द लाइफ. देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें इस पूरी प्लेनेट के ऊपर, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ which is going to exist either in the form of plants or in the form of animals. बहुत सारी डिस्टिंक्ट तरीके की लाइफ इस पूरे के पूरे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करती है, उसी को हम डाइवर्सिटी के रूप में देखते हैं. अगर हम डाइवर्सिटी वर्ड को जाने और समझें तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होगा वेरिएबिलिटी, कि कितनी वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की, कितनी वैरायटी है फ्लोरा की, कितनी वैरायटी है फोना की, वही कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी. राइट, और ये जो वेरिएबिलिटी है ये हर लेवल पे हो सकती है. जैसे कि अगर हम सब लोग बैठे हैं, दो वी आर वन स्पीशी, वी ऑल आर ह्यूमंस, बट हमारे बीच में भी वेरिएबिलिटी है, हमारे बीच में भी डाइवर्सिटी है, और वो डाइवर्सिटी हमारे जेनेटिक लेवल पे है. इसीलिए हम सब लोग एक स्पीशी होते हुए भी सबके सब अलग अलग हैं. That is biodiversity or diversity within the genetic aspect of the human beings or of a species. सेकेंड लेवल अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी का, तो वो हमें इस तरीके से समझ में आता है कि अगर मैं इस कमरे को देखता हूं तो इस रूम के अंदर, यस, वी ऑल आर ह्यूमंस, एक ही स्पीशी है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे. कुछ मॉस्किटोज हैं वो हमें दिखाई देते हैं, बट यस अभी यहां पे नहीं है, तो वी विल नॉट कंसीडर देम एज द पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम. सो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है, यानी कि अगर मैं एक इकोसिस्टम लेता हूं जैसे कि सवाना ग्रासलैंड, उस सवाना ग्रासलैंड में ग्रासेस भी हैं, उसके अंदर कुछ स्केटर्ड ट्रीज भी हैं, उसके अंदर हमें टाइगर, लायन, लेपर्ड और उसके साथ साथ जैगुआर, और ये सारे के सारे जो स्पीशीज दिखाई देते हैं, दैट शोज द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज. वो डाइवर्सिटी स्पीशीज के लेवल पे होगी. राइट, तीसरा लेवल जो डाइवर्सिटी का होता है एक और ऊपर, वो होती है इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी.
जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, दैट इज थ्रू आउट एन एंटायर डिफरेंट इकोसिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट द सवाना ग्रासलैंड्स, दैट इज इन अनदर इकोसिस्टम. when we talk about the desert is in another ecosystem. So this is the diversity of different ecosystems. So पहली चीज हमें ये जाननी है कि अगर हमें डाइवर्सिटी को समझना है तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि इट इज नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ, बी इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स और इट इज इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स. सेकेंड, बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विल टेल यू द डाइवर्सिटी. इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल लेवल पे क्या है, मरीन लेवल पे क्या है और अदर इकोसिस्टम में क्या है, ऑफ विच दे आर पार्ट. दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज, हमारे बीच में जो डाइवर्सिटी है दैट इज एट जेनेटिक लेवल, बिटवीन स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट स्पीशीज हैं उस इकोसिस्टम में, और एक इकोसिस्टम लेवल पे कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स भी हैं. तो ये है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के 3 डिफरेंट लेवल. It is the foundation of ecosystem services. Human well-being is initially linked. देखें, what it is trying to explain you is, पिछली क्लासेस में हम जब इकोसिस्टम और इकोलॉजी पढ़ रहे थे, then I told you कि इकोसिस्टम के अंदर अगर उसको सरवाइव करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होनी जरूरी है. बिकॉज जितना ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे सर्वाइवल के. बिकॉज अगर एक भी एनिमल वहां से एक्सटिंक्ट होता है तो द अदर एनिमल विल हैव सम अनदर एस्पेक्ट्स टू लिव अपॉन, राइट. सो इस सिनेरियो के अंदर हम जानते हैं कि फूड वेब की कॉम्प्लेक्सिटी, इकोसिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट इकोसिस्टम, एंड दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्सिटी दैट विल एग्जिस्ट इन दैट एंटायर इकोसिस्टम. जैसे कि अगर हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, दैट इज थ्रू आउट एन एंटायर इकोसिस्टम जहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलती है. बट जब हम उन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज कर देंगे, इवेंचुअली व्हाट इट विल डू इज ये उस पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स करने की बात करेगा. क्योंकि अगर वहां पे उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी खत्म होती है तो उसके कारण बहुत सारे एनिमल्स जो उस इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट है उनकी भी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाएगी. So this is something we need to understand. So what here I mean to say is the different types of biodiversity. One is at the genetic level, another one is at the ecological level, and the third one is at the species level. जो genetic level है वो मैंने तुम्हें बता दिया कि हम सब लोग जैसे बंगाल टाइगर और टाइगर, they both are different, right? क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर और जो नॉर्मल टाइगर है उसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है कि जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो एक स्पेसिफिक इकोटोन के अंदर रहने के लिए वेल एडजस्टेड है, अकस्टम है. वो स्विम कर सकता है, वो पानी पी सकता है, उसके अंदर जीन पूल डिफरेंट है. और नॉर्मल टाइगर ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट स्पीशीज है, बोथ आर द सेम स्पीशीज. ऐसे ही मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि व्हाइट टाइगर भी होते हैं बंगाल के अंदर. व्हाट आर दोज व्हाइट टाइगर्स? क्या वो डिफरेंट स्पीशी है? नहीं, वो एक ही टाइगर है, बट उसके अंदर जेनेटिक पूल ऐसा चेंज हुआ जिसकी वजह से उनके अंदर पिगमेंट्स का प्रेजेंस नहीं है और उसका कलर नहीं है. दैट्स व्हाई दैट इज एन अ डिफरेंट टाइगर. सो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी जो कि जीन पूल के लेवल पे हमें दिखाई देती है. On the other hand, when it comes to species level, we say lion and tiger both are two different species. लायन, टाइगर, लेपर्ड 3 अलग स्पीशी. लेपर्ड के बाद जैगुआर, कोगुआर अलग स्पीशी. स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड अलग स्पीशीज. पोलर बियर अलग स्पीशी. रेड पांडा, ब्लैक एंड व्हाइट पांडा आर डिफरेंट स्पीशीज. Different species? No, they are pandas. That variability is at the gene level. Right? So now you can get to know about these things. Third आता है ecological level पे. It refers to the variability among species of ants and animals living together connected by flow of energy and cycling of nutrients in different ecosystem. इकोसिस्टम ही डिफरेंट हो जाए. जैसे मैंने बोला कि कुछ प्लांट्स एंड स्पीशीज एंड एंड्स आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कुछ आर लिविंग इन सवाना, कुछ आर लिविंग इन टेम्परेट, कुछ आर लिविंग इन बोरियल, कुछ आर लिविंग इन माउंटेन रीजन. सो दीज आर द डिफरेंट इको सिस्टम्स. 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट के अंदर वी नो दैट वन एस्पेक्ट कि उसके अंदर हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कन्वेंशन को अडॉप्ट किया. इसीलिए वहां पे बायोडाइवर्सिटी की सबसे पहले डेफिनेशन दी गई जो मैंने तुम्हें अभी पिछली स्लाइड में बताई भी है कि वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल लेवल पे हो
या मरीन लेवल पे, और दैट इज हैविंग एट द लेवल ऑफ स्पीशी, यानी कि विद इन स्पीशी यानी कि जेनेटिक, या वो डिफरेंट स्पीशीज के लेवल पे हो या इकोलॉजिकल लेवल पे हो। सो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, चाहे हम टेरेस्ट्रियल लेवल की बात करें या मरीन लेवल की, और वो या किसी और एक्वेटिक इकोसिस्टम की, और वो ऐसे इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस का पार्ट है जहां पे डाइवर्सिटी जेनेटिक भी हो सकती है, डाइवर्सिटी स्पीशीज भी हो सकती है, और डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल भी हो सकती है। राइट, दिस वाज दिस आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉल्टर रॉजन इन 1986। हाँ जी बेटा। Who give name of the species? Name of the species, there is a, हाँ, नोमेनक्लेचर है उनका। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI जो है, वो इंडिया की जो स्पीशीज हैं उनका नोमेनक्लेचर करते हैं कि उनका टेक्सा क्या होगा, मतलब बेसिकली उनका फाइल टेक्सा क्या है, किस कैटेगरी में आते हैं वो, उनका किंगडम क्या है, उस हिसाब से वो डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, हमारे लिए होमोसेपियंस किसने दिया होगा? होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपैथिकस, होमोनिड्स, होमोनिड्स के बाद होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस, दैट इज हाउ टेक्सा इज गोइंग ऑन। वो बोटेनिकल सर्वे फॉर द प्लांट्स, जूलॉजिकल सर्वे फॉर द एनिमल्स इज बीइंग डन, राइट। ग्लोबल में ये दिस इज एन एंटायर इकोसिस्टम जिसमें पूरा डिसाइड किया गया, पूरा वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली इट हैज बीन डिसाइडेड कि ये कन्वेंशन फॉलो होगा, उस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट इज बीइंग डन बाय द एवरी कंट्री, राइट। इसीलिए तुम देखना कुछ कंट्रीज कुछ स्पीशीज ऐसी होंगी जिनके आगे नाम जो होगा वो जिस रीजन में मिलते हैं उस नाम के आगे उस चीज का एस्पेक्ट पता लग जाएगा। अगर वो मेघालय में मिलते हैं तो मेगालाइसिस ऐसा मिल जाएगा, राइट, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा। देन 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, देन स्पीशीज एंड देन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में अगर हम देखें, जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस है, जैसे कि बंगाल टाइगर, मलयन टाइगर, इंडो चाइनीज टाइगर एंड साइबेरियन टाइगर। यहां पे एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो आप प्लीज ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं और स्पेसिफिकली टाइगर की बात करता हूं, आई हैव ऑलवेज पुट फॉरवर्ड वन थिंग इन योर माइंड दैट टाइगर इज अ ट्रॉपिकल स्पीशी। जनरली टाइगर्स हमेशा कहां रहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में। बट देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट साइबेरियन टाइगर्स आर देयर? जब आप टाइगर रेंज कंट्रीज भी देखेंगे, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी आपको रशिया दिखेगा। हाउ इज इट पॉसिबल दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टाइगर इन साइबेरिया? So the aspect is these Siberian tiger used to live in the tropical region of in and around the Caspian Sea. Then they moved slowly, gradually to the, धीरे धीरे वो मूव होते गए और जेनेटिकली अडेप्ट करते गए कोल्ड कंडीशंस को, एंड नाउ दे आर फाइनली सेटल्ड इन द रीजन्स ऑफ साइबेरिया, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज व्हाट काइंड ऑफ अडेप्टेशन? फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन दे हैव डन, right? So earlier these Siberian tigers used to live in the region of Caspian Sea. उसके बाद धीरे धीरे जब ये बेल्ट्स बनी हैं, जो रोड्स बनी, बेल्ट्स बनी, और दीज नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे ये एक जंगल से दूसरे जंगल से पहुंचते पहुंचते दे नाउ आर लिविंग इन द साइबेरियन रीजन, राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर आप देखते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी इन नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। जैसे कि कॉन्टिनेंटल टाइगर, अब देखो ये दिया हुआ पंथेरा टिग्रिस टिग्रिस, अब इसके अंदर सारे के सारे टाइगर्स हैं, बट ऑन द अदर हैंड सुंडा टाइगर इज समथिंग डिफरेंट। देन इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था डाइवर्सिटी, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वर्सेस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको यहां पे दिखाई देंगे। बट अगर मैं लेवल ऑफ इनकी बात करता हूं तो ये आपके सामने सारी की सारी चीज दी हुई है, राइट। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट इज द मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। वन इज व्हाट वी कॉल एज अल्फा, बीटा एंड गामा। सिंपल सा सीधा एस्पेक्ट है। अगर मैं अल्फा की बात करता हूं तो कोई भी इसको ऐसे समझे, मान लो वेस्टर्न घाट्स है, इंडिया, राइट, इंडिया में दिस इज द वेस्टर्न घाट, राइट। वेस्टर्न घाट के अंदर आई कंसीडर वन इकोसिस्टम एज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में मैंने काउंटिंग की, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को देखा,
and then I will say this kind of biodiversity is what we call as alpha biodiversity, right? Then what I did is मैंने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ नीचे एक और बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. सो इवेंचुअली मैं तुम्हें नाम भी याद कराना चाहता हूं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व. इसके अंदर भी मैंने जो स्पीशीज हैं उनको काउंट किया, उनकी डाइवर्सिटी को देखी, तो ये भी क्या होगा, अल्फा. बट जब मैं इन दोनों की आपस में कंपैरिजन करूंगा, कंपैरिजन बिटवीन टू इकोसिस्टम ऑफ एट द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देन इट विल बी टर्म्ड एज बीटा. अल्फा इज एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना, बीटा इज दो इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर करना, और गामा का मतलब है एक बड़ा, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट अगर मैं देखता, इसकी जो बायोडाइवर्सिटी होगी दैट वुड बी टर्म्ड एज गामा बायोडाइवर्सिटी, राइट. सो दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा. सो जो गामा है दैट इज बायोडाइवर्सिटी ऑफ द टोटल लैंडस्केप. अगर जो बीटा की बात करेंगे दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम्स. अल्फा का मतलब है दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, उसके अंदर हम बायोडाइवर्सिटी को देख रहे हैं. दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा. वेरी सिंपल एस्पेक्ट. सो देखें, अल्फा विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग दी सेम कम्युनिटी और हैबिटेट. एक हैबिटेट को लिया, उसके अंदर डाइवर्सिटी को देखा, दैट वुड बी अल्फा. बीटा क्या है, बिटवीन टू कम्युनिटीज, यानी कि शेयरिंग दो हैबिटेट है, एक अगस्त्य मलाई हैबिटेट है, एक नीलगिरी हैबिटेट है, उनका कंपैरिजन मैं करूंगा तो वो क्या है, बीटा है. और गामा क्या है, over complete landscape, that is entire western ghat. So this is how diversity is being measured at three levels, alpha, beta and gamma. So यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे तीन स्पीशीज हैं, रेड, ग्रीन एंड लाइट ग्रीन. यहां पे देखेंगे आप अल्फा 2 में पिंक, लाइट ग्रीन एंड लाइट स्काई ब्लू, व्हाटएवर कलर दिस इज, राइट. ये तीन कलर हैं यहां पे. जब अल्फा 1 देखूंगा तो 3, अल्फा 2 देखूंगा तो 3, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो बीटा, और इन पूरे को देखूंगा तो गामा. डन. सो दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा. वेरी सिंपल आइडिया. कोई ज्यादा इसमें हाँ फाइट है भी नहीं और रखनी भी नहीं है. और इनफैक्ट फाइट रखेंगे तो वैसे भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है, कम नहीं है, वेरी लीस्ट चांसेस आर देयर. सो नाउ, हाँ बेटा, 5 स्पीशीज होंगे ना, क्योंकि एक कॉमन है. अरे तभी तो इसमें कॉमन है ये, तभी तो 5 हुई टोटल. अरे तू बीटा पूछ रहा है, गामा पूछ रहा है? बीटा के अंदर कौन कौन सी होगी, एक रेड, एक दूसरा ग्रीन, तीसरा पिंक, चौथा. इसमें बीटा और गामा सेम हो सकता है. क्या हो गया, सेम हो सकता है. अल्लाह तेरे को, ले भाई ले ले. अब देख, लेके आऊं मैं तेरे लिए डिफरेंट एग्जांपल. तो देखें, एक साइड ए है ए बी सी डी ई एफ जी, एक साइड बी है एफ जी एच आई जे, एक साइड सी है जिसमें पता नहीं जो लिखा हुआ है, ठीक है. अब साइड ए की अल्फा बायोडाइवर्सिटी ए 7, बी की 5, सी की 7. बीटा बायोडाइवर्सिटी ए और बी में देखेंगे दो सिमिलर है और डिसिमिलर कितने, 5. तो 5 3 8, 8 और 2 टोटल 10, इसमें से 2 घटा दो, 2 सिमिलर हैं तो उस हिसाब से देख लो, और ओवरऑल गामा देख लेना. खत्म कहानी यार. इसमें क्या करना है तुमने, तो मैं तेरे को कोई लेके थोड़ी जाएगा गिनने के लिए स्पीशी, ठीक है. सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस. मेजरमेंट तो हमने कर लिया, बट हमें यह पता होना चाहिए कि वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट. वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी के कारण बड़े सारे बेनिफिट्स हैं. और ये जो बेनिफिट्स आपके यहां सामने लिखे हुए हैं, these benefits you can write in any ecosystem. किसी भी इकोसिस्टम के लिए बेनिफिट लिख सकते हैं. जैसे अगर मैं यहां पे वेटलैंड भी कर देता, तो वेटलैंड विल डेफिनेटली प्रोवाइड द इकोनॉमिक सपोर्ट, द इकोलॉजिकल सपोर्ट, द रिक्रिएशनल सपोर्ट, दे हैव द नॉलेज वैल्यूज, दे हैव द एथिकल वैल्यूज. पता नहीं बीच के 4 5 6 पॉइंट क्यों खा गए, आई डोंट नो, राइट. सो दीज आर नथिंग बट दी, यहां पे लिखा होगा 1 2 3 7 8, पता नहीं क्या मतलब उनके दिमाग में चल रहा है. चलो, बीटा के अंदर ईस्टर्न वेस्टर्न का दोनों के स्पीशीज हो सकते हैं, बट नॉट इन गामा. रॉ मटेरियल, जैसे मान लो मैं मैंग्रोव्स की बात करता हूं. मैंग्रोव इज एन इकोसिस्टम, इज गोइंग टू प्रोवाइड यू द रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वुड,
in the form of food, fodder. This is entire aspect of that mangrove ecosystem, right? किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी इकोलॉजिकल वैल्यूज होती हैं। ये मैंने पहले तुम्हें जब टीब बताया था तब आप उस स्लाइड को जाके पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट इकोसिस्टम प्रोवाइड सर्टेन काइंड ऑफ सर्विसेज। वन काइंड ऑफ सर्विस वी कॉल एज provisioning services, second we call as cultural services, third we call as support services. These are the services that are being provided by any ecosystem. अब उस इकोसिस्टम के अंदर अगर बायोडाइवर्सिटी है तभी वो इकोसिस्टम सरवाइव कर सकता है, राइट? अगर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वेरिएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है तभी वो इकोसिस्टम कंटिन्यू टू सरवाइव है। और अगर वो इकोसिस्टम कंटिन्यू करता है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के साथ, इवेंचुअली जो इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जो इकोसिस्टम ने सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं वो बायोडाइवर्सिटी की भी सर्विसेज हो ही जाएंगी। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू विद द इकोलॉजिकल सपोर्ट and it provides you with the economic support, and most important aspect here that you will always remember and you will always mention in your mains is the ethical values of the ecosystem, where अगर मैं एथिकल वैल्यूज को देखता हूं तो सबसे पहले मुझे ग्यास याद आता है, शायद आपने ज्योग्राफी में या करंट अफेयर्स में पढ़ा हो। दिस इज द आइडिया, ग्लोबली इंपॉर्टेंस हेरिटेज एग्रीकल्चर सिस्टम, एफएओ का आइडिया है। इस आइडिया के अंदर भारत की 3 साइट्स हैं, जैसे कि केरला की अंडर वाटर बिलो सी लेवल कुट्टनाड बिलो सी लेवल राइस फार्मिंग, जैसे कि कश्मीर का सेफ्रॉन फार्मिंग, जैसे कि कोरापुट का एग्रीकल्चर। सो ओडिशा, जम्मू एंड कश्मीर और केरला, इन 3 साइट्स को चूज किया गया है बाय द एफएओ कि यहां पे जिस तरीके से एग्रीकल्चर होता है वहां पे ट्रेडिशनल वैल्यूज को रिस्टोर किया जाता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को के साथ उस लेवल उस रीजन में एग्रीकल्चर किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, ये वो रीजन्स होंगे जो कि एथिकल वैल्यूज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां के लोग स्पेसिफिकली अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं फॉर दैट एग्रीकल्चर। दिस इज द एथिकल वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द बायोडाइवर्सिटी। सेकंड, यहां पे लिखा होगा शायद द कुट्टनाड इन केरला, राइट, बिलो सी लेवल फार्मिंग है, और उसके साथ साथ जो सेफ्रन फार्मिंग की जाती है इन कश्मीर। देन द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज स्पीशीज रिचनेस वर्सेस स्पीशीज इवननेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, थोड़ा सा मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यू जस्ट नीड नॉट टू गो टू द इंट्रिकेसी ऑफ द मेजरमेंट, बट जस्ट अंडरस्टैंड द आइडिया। मैं कहता हूं किसी भी एक इकोसिस्टम में स्पीशीज रिचनेस अच्छी खासी है, क्या ये बायोडाइवर्सिटी का एक सही मेजरमेंट होगा? मैं कहता हूं नहीं। कैसे? उसका कारण क्या है? स्पीशीज का इवननेस होना बहुत जरूरी है। इवननेस का मतलब, अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम खुद सोचो इस दुनिया के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बट अगर एक ही स्पीशी का नंबर बहुत ज्यादा होने लग गया तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, वन स्पीशी विल डोमिनेट द एंटायर रीजन। इसीलिए उनका इवननेस होना बहुत जरूरी है। अब अगर जैसे ग्रासेस के ऊपर डियर के ऊपर लायन, डियर का नंबर बहुत बढ़ गया, तुम्हारे लिए तो ये होगा ना कि अच्छी बायोडाइवर्सिटी है इस रीजन में, स्पीशीज रिचनेस, नंबर ऑफ स्पीशीज तो बहुत ज्यादा हो गई, बट क्या मैं ये कह सकता हूं कि डियर अब उस रीजन को डोमिनेट करेंगे और एक समय आएगा जब वो ग्रासेस को डेजर्ट में, ग्रासलैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देंगे? So that is how we just do not need the richness. We just do not the different kind of species which we will get in an habitat. Rather, we will also need the evenness of the species so that they are distributed. They are well managed in an ecosystem in a manner that no one species will dominate in that ecosystem. कोई एक स्पीशी उस पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट ना करे, उसके दम पे ये सारा का सारा ना चले। हाँ जी मैम। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज तो रिचनेस है, नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हो गया। मान लो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज में मैंने बोला डियर, लायन, लेपर्ड, जैगुआर, ये सब है। अब इसमें ये तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज, इसमें टाइगर्स का नंबर बढ़ जाता है, देन इट इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज इसके कारण क्या होगा, लेपर्ड भी नुकसान में जाएगा, इसके कारण हाइना भी नुकसान में जाएगा, जैगुआर भी जाएगा, क्योंकि उनका खाना कौन खा लेगा? टाइगर्स खा लेंगे।
So that is something we need to understand with the help of this. So यहां पे अगर देखें, इसको देख लेते हैं, स्पीशीज टाइगर, एलिफेंट, चीतल, राइट। इनमें हैबिटेट 1 में 35, 35, 30, टोटल स्पीशीज 100, हैबिटेट 2 में 5, 10 और 85, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इज टोटल इज 100। अब देखो रिचनेस क्या है यहां पे, सेम है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज आर सेम। बट जब इवननेस देखेंगे तो यहां पे इवननेस ज्यादा है, राइट। तो यहां पे आप देखोगे चीतल इज डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट कर रहा है। दिस इज व्हाट वी गेट विद द हेल्प ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी का स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज डू टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, राइट। कल डाउट सेशन क्यों नहीं हुआ? आई होप यू पीपल हैव आइडिया। मैं आ गया यही बहुत है यार, मेरे को पता था कि दिस क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी अदर थिंग बिकॉज प्रीलिम्स इज वेरी नियर एंड मेरा एक दिन ना आना विल बी लाइक तुम्हारे लिए बहुत बड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। सैटरडे के लिए तो आई वॉज इन क्लास दैट टाइम व्हेन आई गॉट टू नो, एंड मैं क्लास के बीच में से ही गया हूँ उस दिन। आई वॉज टेकिंग द क्लास ऑफ आरपीपी उस समय पे, एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो, सो इट वाजंट मतलब we all are shocked at our family level how it can happen, because my grandmother was like, she was fine, she was doing good, but anyhow chale, let's not talk about it. Biodiversity hotspot, the biodiversity hotspot, अब हमें ये पता लग गया कि यहां से क्वेश्चन आने शुरू होंगे। दिस इज द एरिया जहां से क्वेश्चन आने शुरू होंगे। जो हमें सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी पता लग गया, वेरिएबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ही दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए। सेकंड, बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए अल्फा बीटा गामा है। अल्फा का मतलब है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, हैबिटेट की, बीटा का मतलब दो हैबिटेट के डिफरेंस की, गामा का मतलब पूरे लैंडस्केप की। थर्ड, स्पीशीज रिचनेस क्या होता है और स्पीशीज इवननेस क्या होता है। क्वेश्चन स्पीशीज रिचनेस और इवननेस का ये आएगा कि इवननेस अगर नहीं है किसी इकोसिस्टम में तो ये क्या इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक स्पीशी उस रीजन में डोमिनेट कर रही होगी, दैट इज इट। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। दिस कॉन्सेप्ट अब थोड़ा इत्मीनान से, ध्यान से और सारी चीजों को समझ लेना, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, दिस आइडिया वाज गिवन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल, राइट। कंजर्वेशन इंटरनेशनल का ये आइडिया है, इसका मतलब क्या है उसको समझें। ये ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं वर्ल्ड में जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बट उसके साथ साथ वहां पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी बहुत ज्यादा है। इसी कारण से इस कंजर्वेशन इंटरनेशनल का मेजर पर्सपेक्टिव है कि ऐसे रीजन्स जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको कंजर्व भी किया जाए। फॉर दैट कंजर्वेशन आस्पेक्ट द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन। इनके लिए एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा जाता है, दैट क्राइटेरिया आई विल टेल यू इन अ व्हाइल, बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया दैट दिस वाज अडॉप्टेड बाय नॉर्मन मेयर्स हॉटस्पॉट एज इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट इन 1989 एंड इन 1996। कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या है? एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1987 में फाउंड की गई। एक एनजीओ है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल इज एन एनजीओ। देन 36 रीजन्स where success in conserving species can have an enormous impact in securing our global biodiversity। ये चाहते हैं कि हम दुनिया के अंदर ऐसे रीजन्स आइडेंटिफाई कर लें और इन रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम अगर इन्हीं पे कंजर्वेशन लगा देंगे तो ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को सेव किया जा सकता है, क्योंकि लार्जली यही वो रीजन्स हैं जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है और यही वो रीजन्स है जहां पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर वेस्टर्न घाट्स हो गए, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, जैसे कि इंडिया के अंदर हिमालयाज हो गए। ये वो रीजन्स हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है बट बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी साइमल्टेनियसली बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और अगर मैं forest and other remnant habitats in hotspot represent just 2.5% of Earth's land surface, but 43% of bird,
mammals, reptiles and amphibian species as the endemic to these region. इतना कम एरिया है, रादर एक ही आइडिया है मेरे पास, या तो मैं पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करूं, जो कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। दूसरा आइडिया यह है कि मैंने देखा कि दुनिया के 45%, 45% ऑफ मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आर कंसंट्रेटेड जस्ट टू द 2.5% लैंड ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई वोंट आई गो टू दोज 2.5% लैंड एंड विल कंजर्व दैट एंटायर लैंड? सो इस तरीके से इस आइडिया को देखा गया। इसके क्राइटेरिया के अंदर यह जाना जाता है कि अगर कोई ऐसा एरिया जहां पे 1500 स्पीशीज ऑफ एंडेमिक प्लांट्स हैं, वेस्क्यूलर एंडेमिक प्लांट्स 1500, कंठस्थ होना चाहिए, बाय हार्ट ये याद होना चाहिए, 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स एज एंडेमिक टू एनी रीजन, एक क्राइटेरिया विच शोज दैट रीजन इज हैविंग हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Second is 70% of its primary vegetation has been lost, but due to human action. अब यहां पे समझे कहानी क्या है कि ये जानना चाहते हैं 1500 प्लांट्स ऐसे हों जो कि उस रीजन के एंडेमिक प्लांट हैं। यहां पे वेस्क्यूलर वर्ड आएगा, एक वेस्क्यूलर प्लांट का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होता है। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। 1500 प्लांट्स ऐसे होने चाहिए जो उस रीजन के एंडेमिक हों। आई होप नाउ यू रिमेंबर एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट एंडेमिक मींस इज, राइट? एंडेमिक प्लांट्स तो 1500 से ज्यादा हैं और 70% ऑफ these primary vegetation, these plants have been lost just because of the human action. ऐसे रीजन्स को आइडेंटिफाई करने का काम करेगा कौन? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। एंड दिस आइडिया इज नथिंग बट द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होंगे। समटाइम्स यू विल सी वन वर्ड हॉप स्पॉट्स, HOPESOPOTS, हॉप स्पॉट्स। हॉट की जगह हॉप होगा। जो हॉप स्पॉट होगा दैट इज द अनदर आइडिया दैट इज इन कंसंट्रेशन और इन कन्फाइनिंग एरिया टू द ओशनिक इकोसिस्टम। वो कहां के लिए होगा? ओशियंस के लिए होगा। दैट आई विल टेल यू इन अ व्हाइल विद द हेल्प ऑफ सम जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको उनकी मदद से तुम्हें बता दूंगा। एंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स जो सिर्फ और सिर्फ वहीं मिलेंगे और कहीं पे नहीं मिलेंगे। एंडेमिक का मतलब ही ये है। अब अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे तो यू विल सी these are largely the hotspots where what I want to show you is this region of Himalaya. I want to show you this region of Western Ghats. I want to show you this region of Indo-Burma where you will have the presence of Andaman and Nicobar Islands as well. Andaman and Nicobar Islands भी आप देखेंगे। Western Ghats के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बट एक बात याद रखिएगा हमेशा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अलावा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर असम नहीं है, राइट? द वेस्टर्न घाट्स आर द बायोडाइवर्स। भारत के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर देयर इन इंडिया। वन इज द वेस्टर्न घाट, सेकेंड इज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अंडमान तो अंडमान है, इसमें निकोबार नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर असम नहीं है। रेस्ट ऑल स्टेट्स आर देयर। थर्ड इज निकोबार एंड फोर्थ इज हिमालयास। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। फर्स्ट वी कॉल एज, टेल मी फास्ट, दी वेस्टर्न घाट्स। और ये वेस्टर्न घाट्स जो है ना, ये वेस्टर्न घाट्स अपने अंदर श्रीलंका को भी समाहित रखते हैं, राइट? इतना बड़ा रीजन ये कंसीडर कर रहे हैं। सेकेंड इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन माइनस असम और उसके साथ साथ अंडमान ओनली, राइट? अंडमान। देन थर्ड इज द निकोबार आइलैंड। निकोबार जो है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे ना सुंडालैंड का पार्ट है। ये जो सुंडालैंड लिखा हुआ है ना, दिस सुंडालैंड इज नथिंग बट इसके अंदर निकोबार काउंट हो जाता है, राइट? निकोबार इज द पार्ट ऑफ सुंडालैंड हॉटस्पॉट। अंडमान इज द पार्ट ऑफ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, राइट? इसीलिए अलग अलग लिखाया है क्योंकि दिस अंडमान इज द पार्ट ऑफ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट और यहां पे दिस निकोबार इज द पार्ट ऑफ सुंडालैंड हॉटस्पॉट एंड लास्ट इज नथिंग बट द हिमालयास।
These are the four biodiversity hotspots in India. These are the four biodiversity hotspot is in India. Right. अब टोटल 36 के आसपास बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, उनमें 4 भारत के अंदर हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आया लेटर ऑन स्टेजेस में, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने सोचा और बहुत सारे एनजीओज ने सोचा कि इन 36 हॉटस्पॉट्स के अंदर भी कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जो कि हॉटेस्ट ऑफ द हॉटस्पॉट्स हैं. यानी कि इन हॉटस्पॉट्स के अंदर भी एक क्लासिफिकेशन, एक कैटेगराइजेशन किया गया जहां पे द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज और रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज कंपैरेटिवली हाई. दुनिया के टोटल 8 ऐसे हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स हैं. बट इवेंचुअली सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यह है कि भारत के 4 में से 3 हॉटस्पॉट हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स के अंदर आते हैं. दिस इज वेयर वी वॉन्ट कि हम जब नेगोशिएशन में जाएंगे, वाई आई एम सेइंग सच थिंग्स टू यू, वेन एवर वी विल गो टू द नेगोशिएशंस वी विल डिमांड ऑलवेज वन थिंग, दैट वी नीड मनी टू कंजर्व दीज एरियाज, वी नीड मनी टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं बात करूं 8 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स जो हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स हैं, प्लीज टेक डाउन द वेरी फर्स्ट हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट इज, very first hottest of hotspot is Indo-Burma region. Indo-Burma, then Sundaland, Indo-Burma, then Sundaland, then Western Ghats. Indo-Burma, Sundaland and Western Ghats, 3 तो ये हो ही गए. Fourth is Philippines. Fifth is Madagascar. Sixth is Caribbean island. Caribbean island पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं. Seventh is Brazil's forest. And 8th is coastal forest of Kenya and Tanzania. So we have seen the idea of biodiversity hotspot. This idea was given by Conservation International. This Conservation International is an NGO. भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उन 4 में से 3 8 हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स में से एक है. राइट, ये हमने देखा. इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जिसको बोला जाता है मेगा डाइवर्स कंट्रीज. आप सब लोगों ने आज तक जब भी मेंस के आंसर लिखे होंगे, बहुत बार एक चीज लिखी होगी कि इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. Right, you must have written this in your mains का answer. But remember one thing, what exactly this mega diversity countries are. ये भी आइडिया जो है 1988 में यूनेप के द्वारा दिया गया. 17 कंट्रीज इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसी कंसीडर की जाती हैं जो कि मेगा डाइवर्स नेशंस हैं. उन मेगा डाइवर्स नेशंस के लिए एक चीज क्राइटेरिया, उनका क्राइटेरिया क्या है कि उस रीजन में, ध्यान से समझना, उस रीजन के अंदर 5000 से ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए. अब इत्मीनान से दिमाग लगा के समझो, व्हेन वी टॉक अबाउट मेगा डाइवर्स नेशन, जब हम मेगा डाइवर्स नेशन की बात करते हैं और जब हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? द प्राइमरी डिफरेंस इज हॉटस्पॉट विल ऑलवेज टॉक अबाउट दोज रीजन्स जहां पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है बहुत ही रैपिड पेस पे. मेगा डाइवर्स नेशन आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस रिचनेस इन दी बायोडाइवर्सिटी. यानी कि ऐसे नेशंस जहां पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और यहां पे लॉस ऑफ डाइवर्सिटी की बात नहीं होगी. अगर लॉस की बात होगी तो वो किसके अंदर आ जाएगा? हॉटस्पॉट के अंदर आ जाएगा. इसी कारण से मेगा डाइवर्स नेशंस को बोला गया कि ऐसे नेशंस जहां पे 5000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक,
1. बट द सेकेंड क्राइटेरिया इज क्वाइट अमेजिंग, एंड यहां से मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में बताऊंगा जो जनरली दिया नहीं होता बुक्स में. द सेकेंड क्राइटेरिया इज दीज कंट्रीज मस्ट नॉट बी लैंडलॉक्ड. ये कंट्रीज लैंडलॉक्ड नहीं होनी चाहिए. इन कंट्रीज के पास कोस्टल बाउंड्री होनी चाहिए. क्या इंडिया होगा? यस, इंडिया डू हैव द कोस्टल बाउंड्री. एंड इसी कारण से आप देखेंगे ब्राजील, चाइना, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, ये ऐसे नेशंस हो गए, मेडागास्कर, मलेशिया, फिलीपाइन, साउथ अफ्रीका, यूएसए, वेनेजुएला. दीज विल बी दोज नेशंस जिनके पास कोस्टल बाउंड्री भी है और हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म भी है. उनको बोला जाएगा मेगा डाइवर्स नेशन. आप ध्यान से समझना एक बात को, वो मैं क्या कहना चाहता हूं. अगर मैं साउथ अमेरिका को देखता हूं तो लार्जली मुझे साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज दिखेंगी एक्सेप्ट दोज विच आर लैंडलॉक्ड. बोलीविया एंड पैराग्वे. बोलीविया एंड पैराग्वे, ये दो नेशंस ऐसे हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं. और बाकी नेशंस जैसे कि ब्राजील हुआ, ब्राजील के अंदर रेन फॉरेस्ट है. कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इन रीजन्स में तो सारे के सारे हमें क्या दिखाई देते हैं? फॉरेस्ट दिखाई देते हैं. इसके बाद अगर आप नॉर्थ अमेरिका में चले जाओगे तो यूएसए एज वेल एज मैक्सिको, ये दोनों दिखाई दे जाएंगे. फिर आप आ जाओ इधर एशिया वाले पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ओशियनिया का रीजन आता है जो कि कंप्लीटली बायोडाइवर्स है. छोटे छोटे आइलैंड्स, राइट, पेपुआ न्यू गिनी का रीजन. उसके बाद अगर हम एशिया के अंदर देखें तो इंडिया एंड चाइना, दोनों के अंदर बायोडाइवर्सिटी इज कंपैरेटिवली हाई. सो इस तरीके से टोटल 17 देश ऐसे हैं जिनको कंसीडर किया जाता है मेगा डाइवर्स नेशन. इंडिया के अंदर अगर आप बात करें, इंडिया की बात करें तो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 3 हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट, और इंडिया इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ मेगा डाइवर्स नेशन. ये ओवरऑल सिनेरियो अभी तक हमें समझ में आ गया. बट इसके साथ साथ एक और चीज समझनी बहुत जरूरी है. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द मेगा डाइवर्स नेशन सेज, यस, ये ऐसे देश हैं जिनके अंदर यूएसए भी है, जिनके अंदर इंडिया और चाइना भी है. दोनों देश ऐसे हैं जिन देशों के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है. तीसरा, उसमें यह पता लगा कि इंडिया ऐसा रीजन है जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस है. तो इंडिया कहेगा मुझे दो पैसा. किस चीज के लिए पैसा? टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी. बट नाउ हु विल गिव पैसा टू होम? क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और ये जो मेगा डाइवर्स नेशंस है, इनके अंदर कोई कैटेगराइजेशन, कोई क्लासिफिकेशन तो है नहीं कि तू डेवलप्ड, मैं डेवलपिंग, तो डेवलपिंग को देगा. तो इनको लगा कि भाई समस्या ये आ रही है कि हम सब लोग एक ही छतरी के अंदर हैं, एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, जिसको मेगा डाइवर्स नेशन कहते हैं. तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं जो कि हैं डाइवर्स, और उनकी डाइवर्सिटी का लॉस भी हो रहा है. बट उनके साथ समस्या ऐसी है कि उनकी कोस्टल बाउंड्री नहीं है, उनके पास कोस्टल बाउंड्री नहीं है, इसीलिए उनको मेगा डाइवर्स नेशन में नहीं काउंट किया जाता. तो उनको पैसा कहां से मिलेगा? तो उनका पैसा लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, बावलों ने सबने मिलके एक अलग ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम है लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज. दिस इज व्हाट यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर. लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज, LMMC. और ये कैनकन समिट हुआ था मैक्सिको के अंदर 2002 में. और इन्होंने बोला कि अगर हम, यहां पे भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया रखेंगे. इन्होंने एक ही क्राइटेरिया रखा कि ऐसा देश जहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कोई नंबर नहीं दिया, ऐसा देश जो कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रखता है और अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को सस्टेन रखता है, उसको हम लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्रीज के अंदर लाएंगे. क्या इंडिया पार्ट होगा? यस. क्या इंडिया मेगा डाइवर्स नेशन है? यस. क्या इंडिया लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री का पार्ट है? यस. केन्या क्या मेगा डाइवर्स नेशन? क्या बोल रहे हो बेटा, क्या हो गया? ऑब्वियसली इंडिया ही तो कहेगा कि भाई हम डेवलपिंग नेशन है, पैसा दो, राइट. अब तुम इसको एक और तरीके से समझे. तुमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स लिखे, उसमें हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स लिखे. उन हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स में देखे क्या तंजानिया है? अरे केन्या तंजानिया है. मेगा डाइवर्स कंट्री में केन्या हो सकता है?
अरे नहीं है, लैंडलॉक्ड है, केन्या लैंडलॉक्ड है। अब यहां समझ में आई कहानी, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? केन्या, तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वन वी कॉल एज द हॉटस्पॉट, सेकंड इज मेगा डाइवर्स नेशन। हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट इसी का पार्ट है। लो जी, हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स। हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट्स के अंदर एक कंट्री आई जिसका नाम है केन्या, बट वो मेगा डाइवर्स कंट्री के अंदर नहीं आया। अब एक बात समझो, क्या केन्या के अंदर डाइवर्सिटी नहीं है? है। और वो किसने शो करी है? हॉटस्पॉट ने। और केन्या के अंदर बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं हो रहा? हो रहा है। तो केन्या को पैसा चाहिए, अरे कहां से पैसा लेगा? तो इन्होंने सबने मिलकर क्या किया, भारत ने इसकी मेजबानी की, और भारत कहता है काम करते हैं हम सब लाइक माइंडेड, सब गरीब, लाइक माइंडेड मतलब सब गरीब, सारे गरीब देश मिलते हैं, डेवलप्ड नेशंस को ठगते हैं। उनको ठगने के लिए इन्होंने क्या किया, हम सब ने मिलकर एक लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स कंट्री का कॉन्सेप्ट चलाया। इसके अंदर भाइयों ने क्या रखा, क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है कि हम डाइवर्सिटी रखेंगे, डाइवर्सिटी का भी नंबर नहीं दिया। उसके साथ साथ ये बोल दिया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। ये तो हम वैसे भी इसका राग तो गाते ही हैं, तो ट्रेडिशनल नॉलेज इस क्राइटेरिया के अंदर जो फिट होगा वो लाइक माइंडेड कंट्रीज के अंदर आएगा। केन्या इज LMMC बट नॉट अ मेगा डाइवर्स नेशन, राइट? अरे समझ में आया? डन। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट, देन मेगा डाइवर्स नेशन, लाइक माइंडेड मेगा डाइवर्स नेशन। हाँ जी बेटा, कैसे बेटा? अरे इंडिया को तो मिलना ही है पार्ट। जो इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री के एस्पेक्ट में फंड मिल रहा है वो उसको लाइक माइंडेड के अंदर ही काउंट होगा, बट जिसको नहीं मिल रहा उसको हमने शामिल किया मेजबानी करके, जैसे केन्या, राइट? दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू एंड आई वांट टू टेल यू। चले, अब हम अगर बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, हम सबको पता है बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि कोई मुझसे पूछ रहा था कि रॉ मटेरियल क्या होगा, फूड। हाँ बेटा, केन्या तंजानिया ईस्टर्न कोस्टल पार्ट लिखा है उसके अंदर, देखें सिर्फ ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ केन्या एंड तंजानिया लिखवाया मैंने, देखो, बट मेगा डाइवर्स कंट्री के अंदर नहीं लिखाया हुआ उसको, बट वो हॉटेस्ट ऑफ हॉटस्पॉट है, इसीलिए उसको LMMC में डाला गया, राइट? तो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू की, तो फूड, फ्यूल, फॉडर, मेडिसिन, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स किसके हैं? बायोडाइवर्सिटी के हैं। इकोसिस्टम सर्विस के रूप में अगर हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी के कारण सॉइल का फॉर्मेशन, कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन, वाटर के रिसोर्सेस, ये सारे बात मिलते हैं। अगर हम एस्थेटिक वैल्यू की बात करें, क्या हम आजकल इको टूरिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? यस, राइट। और उसके साथ साथ क्या इनके एथिकल एस्पेक्ट्स नहीं है? जी हाँ। क्या इसकी कल्चरल वैल्यू नहीं है? यस। सो दीज ऑल हैव द कल्चरल नॉलेज, एस्थेटिक, इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसीलिए हम चाहते हैं कि इनको क्या करें, कंजर्व करें। इसी कंजर्वेशन के लिए मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था FAO का, दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ GIAS, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, राइट? नाउ आर agro ecosystem inhabited by communities, GIAS are agro ecosystem। देख रहे हो क्या मतलब काम ना करने का तरीका देख रहे हो? GIAS R लिखना था, सीधा R से स्टार्ट करते हैं। Are agro ecosystem inhabited by community that live in an intricate relationship with their territory। इसीलिए मैं इसको एथिकल वैल्यू के रूप में बोल रहा था कि आप अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को अपने इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए यूज कर रहे हैं, और यहीं पे वो जो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स करते हैं, दैट एग्रीकल्चर इज बीइंग डन विद द ट्रेडिशनल नॉलेज, विद देयर कल्चर एंड लैंडस्केप, सस्टेनेबली मैनेज्ड बाय फार्मर्स, राइट? यूनाइटेड नेशन ने 60 साइट्स ओवरऑल वर्ल्ड में चूज किए, जिसमें भारत की 3 है। सेफ्रन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, देन क्योंकि करेवाज है, देन कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, द सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? एक पीपल का ट्री, पीपल का ट्री इज अ सेक्रेड ग्रोव फॉर अस। बेसिकली जो लोग ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल हैं, these tribals are living in an intricate and in a very good relationship with their forest।
बिकॉज दे कंसीडर, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी से हैं तो आपको पता होगा एक टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। तो एक ऐसा प्लांट जिसकी वो लोग पूजा करते हैं उसको हम सेक्रेड ग्रोव्स के रूप में जानते हैं। यही एक तरीका है कि मतलब देख रहे हो कितना शांति से हम इस पूरे के पूरे पेड़ को बचा सकते हैं, ट्रीज को बचा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि ये ट्री भगवान है, nobody will cut it, right? Everybody will conserve it. So sacred groves are one of the method to conserve the ecosystem, conserve the biodiversity. But still there are so many threats to the biodiversity. अब इस थ्रेट्स टू दी बायोडाइवर्सिटी का पता कैसे चलता है? सबसे पहले जब हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे तो 1988 के अंदर एक बॉडी आई जिसका नाम था आईपीसीसी। आईपीसीसी ने पूरी दुनिया को बताया कि साइंटिफिकली क्लाइमेट इज चेंजिंग, साइंटिफिकली क्लाइमेट इज चेंजिंग। ऐसे ही 2012 के अंदर एक बॉडी आई आईपीबीईएस। आईपीबीईएस, दिस आईपीबीईएस इज इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये इक्विवेलेंट है किसके? आईपीसीसी के। नोबडी हैज हर्ड अबाउट इट, ये भी बता देता हूं। आईपीसीसी एवरीवन नोज कि क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक एविडेंस दे रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस का साइंटिफिकली हमें कहां से पता लगता है? विद दिस साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। 2012 में आई, इंडिया इज द मेंबर, एंड इसीलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है आईपीसीसी इक्विवेलेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी। उसके साथ साथ आईपीसीसी क्या है ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो आईपीबीईएस, और मेजरली जो बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉइटेशन और लैंड यूज पैटर्न का चेंज होना। लैंड यूज पैटर्न का चेंज होना मतलब हम माइनिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, हैबिटेट्स का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? अगर मैं हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन देखता हूं तो पहले हाथी बहुत होते थे। एलिफेंट्स एंड जो बिग एनिमल्स हैं दे रिक्वायर लार्जर एरिया टू रोम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। बट व्हाट वी डिड इज, हमने उन एरियाज के बीच में से सड़कें निकाल दी। जब उनके बीच में से सड़कें निकाली, कॉरिडोर्स हमने अपने बनाए, तो ये जो एलिफेंट्स हैं इनके लिए तो बाउंड्री नहीं होती है, बाउंड्रीज हमने क्रिएट कर दी। विद विच नाउ वन थिंग इज हैपनिंग, वन इज द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड उनका हैबिटेट जो पहले पूरा था अब वो फ्रेगमेंटेड हो गया। जब हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होने लगता है तो इनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है। इसी कारण से आप थोड़े समय में देखेंगे कि नेशनल पार्क, जब दो नेशनल पार्क और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आप देखते हैं, उनके बीच के एरिया को भी सरकार कंजर्व करना चाहती है विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व, जो मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हें समझाने वाला हूं। Right? So this is how we want to talk about the aspect of habitat loss. Third major aspect is the idea of invasive alien species. जैसे मैंने वेस्टर्न घाट में शोला ग्रासलैंड्स के बारे में बताया था, दी शोला ग्रासलैंड्स आर लार्जली impacted by the invasive alien species there, and I hope now you have idea about what invasive alien species are. Done. इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिए हुए हैं दैट यू कैन राइट, जैसे कि प्रोसोपिस जोलिफ्लोरा, ये कीकर का पेड़ होता है राजस्थान के अंदर, जो ये डेजर्टस वेजिटेशन है वहां पे कंपैरेटिवली ज्यादा पाया जाता है कीकर। हाँ राइट, अब वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोसोपिस जोलिफ्लोरा। मद्रास हाईकोर्ट आस्क्ड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू बैन दिस। देन यू विल सी द आइडिया ऑफ लैंटेना कैमेरा, ये भी एक वीड है। देन हाउस गैको, जो हमारे घर पे लिजर्ड आती है। देन टिलेपिन फिश, दीज स्पीशीज वर वायबल ड्यू टू देयर फास्ट ब्रीडिंग, एंड बर्मीज पाइथन इन दी एवरग्लैड्स ऑफ फ्लोरिडा। सो ये कुछ ऐसे मैंने लिखे हुए हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को लॉस करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वन ऑफ द एलियन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। राइट, हाँ कौन लाया ये तो मुझे नहीं पता। राइट, जैसे ये यहां पे लिखा हुआ है ना, दिस बर्मीज पाइथन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फ्लोरिडा में चूहों को कंट्रोल करने के लिए। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल दी रोडेंट पॉपुलेशन। इसके बाद ये खुद क्या हो गए? इन्वेजिव हो गए,
क्योंकि चूहों की पॉपुलेशन बढ़ती है बहुत तेजी से, इसीलिए उनको कंट्रोल करने के लिए इनको लाया, बट थोड़े समय में ये खुद भी क्या हो गए, राइट। पाइथन क्या होते हैं, सांप। इन सांप को कैच करने वाली एक ट्राइब भारत में, अरे ख्याल भी ले बावले, एक ट्राइब जो इन सांपों को, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है, ऐसी स्पीशीज जो कि किसी एरिया में बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। अरे नाम बताओ ट्राइब का, इट वाज इन न्यूज, इरुला ट्राइब। अरे जय भीम मूवी आई थी, उसके अंदर इरुला ट्राइब के बारे में ही तो बात की थी, स्नेक कैचिंग ट्राइब, द इरुला ट्राइब। इरुला ट्राइब इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज पीवीटीजी, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये एक पीवीटीजी है। अरे समझे कि नहीं, तो उस हिसाब से ऐसे इंफॉर्मेशन को इनकलकेट कर लिया करो। पीवीटीजी इस बार बहुत न्यूज में है क्योंकि सरकार पीवीटीजी के लिए बहुत सारे फंड्स दे रही है। पीवीटीजी क्या होती हैं, अरे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के अलावा क्या होता है भाई, पीवीटीजीज का यार क्या मतलब, क्या पीवीटीजीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है देयर पॉपुलेशन इज स्टेगनेंट, दे आर मोर लैंड एलिनिएटेड, दे आर मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल। ट्राइबल्स के अंदर जो सबसे पुअर हैं दे आर पीवीटीजीज। इनको पहले अभी तो हम पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहते हैं, पहले इनको पीटीजीज कहा करते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बट प्रिमिटिव जो वर्ड है वो इनके लिए एक डेरोगेटरी वर्ड होता, इसीलिए लेटर ऑन में पीटीजीज को पीवीटीजीज बना दिया गया। और लार्जली पीवीटीजीज जो तुम्हें दिखाई देंगी वो ओडिशा और मध्य प्रदेश में दिखाई देंगे, राइट। सो इनके बारे में एक बार प्लीज पढ़ लेना, जैसे इरुला इज अ पीवीटीजी, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम जानना चाहते हैं कि ठीक है, जो बायोडायवर्सिटी समझ में आ गया क्या होता है, देन उसके बाद बायोडायवर्सिटी का लॉस पता लग गया, बायोडायवर्सिटी को मेजर कर लिया, अब इस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व भी करना है। कंजर्वेशन के लिए दो मेथड है, वन वी कॉल एज इन सिटू एंड अनदर वन इज एक्स सिटू, राइट। क्या चल रहा है इनको भी देख लें। भाई क्या कर रहे हैं, सर प्लीज 11:30 तक ही पढ़ाना, 12 बजे हिस्ट्री है, क्लास पढ़ी मत भाई तुम। Today, my mentors will also get to know how I. Chalo. So now we want to talk about the conservation of biodiversity. अब इत्मीनान से समझ लेना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में देर आर टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, वन वी कॉल एज इन सीटू एंड अनदर वन वी कॉल एज एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब होता है, मैं अभी लास्ट में जाते हुए राजकुमार मौर्य तुम्हारी बात को एक्सप्लेन कर जाऊंगा, ठीक है, नहीं तो मेंटर्स विल रिस्पॉन्ड टू यू। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब है कि नेशनल पार्क्स, यानी कि अगर हम किसी भी फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम उसके नेचुरल हैबिटेट में उन्हें प्रोटेक्ट करें, देन इट इज इन सीटू। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, they all are nothing but the part of in situ conservation, sacred groves. Then ex situ conservation का मतलब है जब हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर लेके आते हैं एंड उसके बाद उन्हें हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, पांडाज आजकल बहुत चल रहे हैं न्यूज में, पांडा डिप्लोमेसी की बात होती है चाइना के दरमियान। अब चाइना ने जब इन पांडास को कंजर्व करना था तो उसके लिए उन्होंने नेचुरल हैबिटेट में तो कंजर्व किया ही, बट उसके साथ साथ कैप्टिविटी में भी कंजर्व किया। कैप्टिविटी में कंजर्व करने से पांडास की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, और उसी का कैप्टिविटी का मतलब उनको कैद करके, चाहे चिड़ियाघर में या कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला के उन पांडास को उन्होंने कंजर्व किया। और उसके साथ साथ इन्होंने कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इंक्रीज की पांडास की विद द हेल्प ऑफ मूवीज सच एज
Kung Fu Panda. That was one of the major reason. This movie was one of the major reason to conserve these pandas. और इन्हीं ब्लैक एंड व्हाइट पांडास को चाइना ने धीरे धीरे करके वेस्टर्न वर्ल्ड को देना भी स्टार्ट किया. वेस्टर्न वर्ल्ड ने कभी पांडास देखे ही नहीं थे एंड दे आर रियली क्यूट एनिमल्स, राइट. अब इस वजह से जब यूएसए ने, फ्रांस ने, वहां के जूलॉजिस्ट जब विजिट करते हैं चाइना को, तब उनको ये पांडास बहुत पसंद आते हैं. पहले चाइना इनको फ्री में ये पांडास देता है, फिर जब उसको लगता है कि भाई इनका कंजर्वेशन भी हो रहा है, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो हम क्यों ना इन पांडा को लोन पे देने लगे. देन चाइना स्टार्टेड गिविंग पांडास ऑन लोन टू द यूएसए एंड फ्रांस. यूएसए को $1 मिलियन पर एनम के लोन पे पांडास को दिया जाने लगा बाय दीज पीपल, बाय द चाइनीज. And in fact, the condition was so harsh and rude by the Chinese that they said, अगर पांडास को आपने लिया तो हम जो पांडास आपको दे रहे हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, 4 साल के बाद उनका भी चार्ज लगेगा, नहीं तो उन बच्चों को हमें आपको वापस देना पड़ेगा. अभी जो ये लोन का टर्म था, रिसेंटली दिस लोन टर्म गॉट टू एन एंड. इसी कारण से ये न्यूज में था 3 दिन पहले, क्योंकि अब ये लोन का जब टर्म एंड होने लगा तो चाइना को लगा कि भाई ये काम करते हैं, क्यों ना, अब दुनिया में बदनाम तो हो ही चुके हैं अपनी हार्ड पावर, अपनी इकोनॉमिक पावर को लेकर, हम इसको कंपैरेटिवली अब सॉफ्ट पावर की ओर लेके जाते हैं. देन दे एक्सटेंडेड दिस पीरियड एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग दीज पांडास टू वेरियस नेशंस, सो दैट उनका जो कल्चर है, जो उनका एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल वैल्यू है, दैट विल स्प्रेड टू द एंटायर वर्ल्ड. एंड मोर ओवर, उससे वो पहले आराम से, बहुत आराम से, यानी कि बहुत कम किस्तों पे, बहुत कम परसेंटेज पे वो अब ब्याज लेके पांडास को लोन पे देंगे, राइट. सो दैट इज हाउ कंजर्वेशन कैन बी डन. इसीलिए आप देखेंगे आईयूसीएन ने पांडास का जो स्टेटस एंडेंजर्ड था, उससे अब वो वल्नरेबल पे आ गए हैं, क्योंकि पांडास की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत इंक्रीज भी हुई, राइट. ये पांडा ट्रेडिंग है, नो डाउट अबाउट दैट, और ये पांडा को लोन पे देना ही है. उसके साथ साथ एक्स-सिटू कंजर्वेशन के अंदर आप देखेंगे तो जूलॉजिकल पार्क्स, बोटेनिकल गार्डन्स, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, राइट. बोटेनिकल गार्डन्स जहां पे बहुत सारे जो भी फ्लोराज हैं जिनको कंजर्व करने के लिए उन रीजन्स में ग्रो किया जाता है, राइट. इनके अंदर एक और टर्म आती है, किसी चीज को हर्बेरियम कहते हैं, किसी को अर्बोरियम कहते हैं. जब हर्बेरियम वर्ड आएगा, जैसे कि बोटेनिकल गार्डन के अंदर हर्बेरियम वर्ड आएगा, दैट इज रिलेटेड टू हर्ब्स, इट मींस इट इज गोइंग टू कंजर्व द प्लांट्स. जब अर्बोरियम आएगा, अर्बोरियल एनिमल्स आर ट्रीज के एनिमल्स, तो ये किसके रिलेटेड होगा, ट्रीज से रिलेटेड होगा. अरे समझे कि नहीं. सो इट इज रिटन देयर व्हेन यू टॉक अबाउट द ex-situ conservation outside the natural habitat, one is herbarium for plants, arboreum for trees, then botanical garden for, जैसे इंडिया का ये बोटेनिकल गार्डन बहुत फेमस है जो कि कोलकाता में है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, राइट. और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन फ्लोरा के लिए है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो एज वेल, दैट इज सीड बैंक. सीड बैंक, भारत ने सीड विलेज कॉन्सेप्ट भी चलाया, सीड बैंक्स का भी कॉन्सेप्ट चलाया. सीड बैंक का मतलब यह होता है कि आप अपने सीड्स को अल्ट्रा लो लेवल टेम्परेचर पे ले जाकर सेव करें और प्रिजर्व करें. क्रायो वर्ड जब भी आएगा तब यही होता है, यानी कि इनका मतलब यह है कि सीड्स को क्रायो प्रिजर्वेशन के तहत सेव किया जाता है, कंजर्व किया जाता है. मान लो किसी एक एरिया में राइस की खेती हो रही थी और उस एरिया के अंदर बहुत तेजी से बाढ़ आ गई और ऐसी बाढ़ आई कि राइस के सारे सीड्स खत्म हो गए. नाउ वेयर वुड यू गेट दी सेम सिमिलर काइंड ऑफ सीड्स. इसी वजह से सरकार ने अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट बहुत ही कम है और किसान हमेशा खुद के प्रिजर्व किए हुए सीड्स को ही अगली बार ग्रो करता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत हैम्पर होती है. सरकार ने सीड विलेज कॉन्सेप्ट चलाया था, सीड बैंक्स भी बनाए जिसमें आप अपने सीड्स को स्टोर कर सकते हैं, सो दैट अगर लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ लाइफ में अनफोर्सीन इवेंट्स हों तो उन सीड्स का इस्तेमाल करके हम वापस, क्योंकि देखो अगर मैंने थोड़े बहुत सीड्स स्टोर कर रखे हैं
तो उन सीड्स को जब ग्रो करूंगा तो जब फसल होगी तो उन फसल से नए सीड्स अपने आप वापस जनरेट हो जाएंगे, तो उनको भी मैं उनका हाफ अमाउंट भी कंजर्व कर सकता हूं। तो ऐसा एक सीड बैंक, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड बैंक बनाया गया, दैट इज इन नॉर्वे, स्वालबार्ड। नॉर्वे के अंदर स्वालबार्ड जो रीजन है वहां पे सबसे बड़ा वर्ल्ड का सीड बैंक है। भारत के अंदर भी एक सीड बैंक है, काफी बड़ा सीड बैंक, एंड दैट इज इन लद्दाख, चांगला। चांगला इन लद्दाख वी हैव अ वेरी वेरी बिग सीड बैंक, और वो जो सीड बैंक है वो नॉर्वे स्वालबार्ड के साथ मिलके ही काम करता है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहां पे आप अपने सीड्स को प्रिजर्व करते हैं, सो दैट आगे आने वाले समय में जब भी कोई फ्लड्स आए या उसके साथ साथ ड्राउट्स हो या फॉर फायर हो जाए, जब ये सीड्स नष्ट हो जाएं तो उन सिनेरियोज में आप अपने सीड्स को वापस ग्रो कर सकें। सो दिस इज द आइडिया। देन कैप्टिव प्रिजर्वेशन, इसके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूं। दीज ऑल आर द इन सीटू और एक्स सीटू, दीज ऑल आर, जो भी मैं बोल रहा हूं वो सारा का सारा इन स्लाइड्स में है, आप एक बार पढ़ सकते हैं घर जाके, क्योंकि टाइम आज कम है इसीलिए आई एम नॉट डिक्टेटिंग थिंग्स आउट। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो एक्स सीटू के अंदर सेकंड मेथड है, दैट इज कैप्टिव ब्रीडिंग। कैप्टिव ब्रीडिंग के लिए मैंने तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था, दी वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, जिसको जटायु ब्रीडिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। कहां पे है ये? पिंजोर, पिंजोर हरियाणा। देन घड़ियाल फॉर दी ऑन चंबल रिवर, राजस्थान। जूलॉजिकल पार्क्स की बात करें हम, जैसे कि दिल्ली का जू बहुत फेमस है, पता है तुम्हें? दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत फेमस है, बट अभी कोई जाता नहीं है। शंकर बाग जू जूनागढ़ एशियाटिक लायन के लिए, पी नायडू जू दार्जिलिंग रेड पांडा स्नो लेपर्ड के लिए, रण ऑफ कच्छ इंडियन वाइल्ड एस के लिए। इसके बाद आता है जीन बैंक। जीन बैंक सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, लैब फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीशीज लैकॉन्स, ये प्रोग्राम है। एक तो मैंने सीड को स्टोर कर लिया, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने ही सीड स्टोर कर सकता हूं, राइट। उससे बेटर इन्होंने बोला कि हम उस सीड के जो जीन जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं, उन जेनेटिक कंपोनेंट्स को स्टोर कर लें। इफ वी विल हैव दिस आइडिया ऑफ जेनेटिक कंपोनेंट, देन अगर थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी याद है तो हैव यू हर्ड अबाउट सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट? व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? यस सर, व्हाट इट इज? व्हाट इज सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट? न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। एक से, अरे रुक जा रहे, सुनो मेरी बात। हमारी बॉडी के अंदर, अब सुन लो, हमारी बॉडी, कभी नहीं भूलोगे जब मैं बता रहा हूं, हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके की सेल होती हैं। वन इज सोमेटिक सेल, सेकेंड इज जर्म सेल। व्हाई इट इज जर्म सेल? जर्म्स है। व्हाई इट इज जर्म सेल? बिकॉज इट इज जर्मिनेशन सेल। हाँ तो भाई वो तो मुझे भी पता है एक सेल होती है, बट जर्म नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इट इज इन रिलेशन टू जर्मिनेशन। तो जर्म सेल एंड सोमेटिक सेल। एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज, every cell of my body is somatic cell except my sperm cell और egg cell। जो जर्मिनेशन में काम आते हैं दे आर germ cells। अब मान लो हमारी बॉडी के अंदर दो तरीके का म्यूटेशन होता है, दो तरीके का सेल डिवीजन होता है। वन वी कॉल एज माइटोसिस एंड अनदर वन इज मियोसिस। माइटोसिस का मतलब, अरे हाफ डिवीजन है या फुल डिवीजन है? माइटोसिस, अरे फुल डिवीजन है यार। कितने क्रोमोजोम है? कितना बावड़े लोग हो यार तुम। कितने क्रोमोजोम है हमारे? 46। 46 को लिख सकता हूं 23 पेयर। ये 23 पेयर और 23 पेयर में डिवाइड होगा, राइट। ये कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। अगर यही 23 पेयर 23 एंड 23 में डिवाइड होगा, दिस इज मियोसिस। दिस इज मियोसिस। अब एक बात सुनो भाइयों, अगर मान लो जर्म सेल यानी कि स्पर्म, हियर यू हैव एग। स्पर्म के अंदर अगर 23 पेयर हो और एग के अंदर भी 23 पेयर हो, ये मीट करेंगे तो तुम सुपर ह्यूमन बन जाओगे। 46 पेयर, अरे होगा कि नहीं? इसीलिए इसके अंदर जो डिवीजन होता है उसके साथ स्पर्म विल बी हैविंग 23 क्रोमोसोम, एग विल बी हैविंग 23 क्रोमोसोम। स्पर्म आ रहा है
फादर से, एग आ रहा है मदर से, राइट? तो यू विल हैव द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर, कोई फाइट नहीं है लाइफ में। अगर मान लो बेसिकली लास्ट में क्या बनना है, 23 पेयर। ये कौन सा है? ये जो है दिस इज फ्यूज्ड एग, इसके अंदर स्पर्म फ्यूज हो चुका है, ये फ्यूज्ड एग है। ये अब यूट्रस में जाएगा, इंप्लांट होगा, इंप्लांट होके एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से जो भी बच्चा बनना है, खत्म कहानी। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने लिया अपनी स्किन सेल। मेरी स्किन सेल में कितने पेयर? 23। अरे हर सेल में कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर। स्किन सेल में है मेरे 23 पेयर, ठीक है? मैंने स्किन सेल निकाल ली। स्किन सेल इज अ सोमेटिक सेल, राइट? चलो इतना तो पता है। ये स्किन सेल का न्यूक्लियस है। मैंने देन आई हैव टेकन दी एग सेल। एग सेल के अंदर दिस इज एग सेल, एग सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम? एग के अंदर 23 क्रोमोसोम। मैंने इस एग के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया, और ये पूरा का पूरा 23 पेयर का न्यूक्लियस यहां पे डाल दिया। सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो फ्यूज्ड एग हुआ इसके अंदर कितने पेयर हुए? 23 पेयर। ये 23 पेयर हूबहू मेरी स्किन सेल जैसे, अरे यस और नो, हूबहू वैसे। यानी कि अब जब ये बच्चा बनेगा, ये कुछ नहीं मेरा क्लोन होगा। अरे इसीलिए तो सोमेटिक सेल, नाम समझा करो ना कि सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर रहे हैं। अदरवाइज जर्म सेल के न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। और एग सेल के अंदर, स्पर्म सेल के अंदर 23, और एग सेल के अंदर 23। ये फ्यूज होके क्या बना लेते हैं? 23 पेयर। इसीलिए हमारे पास दोनों के गुण आते हैं, फादर और मदर के। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ धोनी का क्लोन बनाना चाहता हूं, मेरे को धोनी का बाल भी मिल गया, आई कैन डू दैट, राइट? आई विल, है होता है, डोली शीप बनी। अरे मैं तो बचपन से पढ़ता आया हूं, ये मेरे को 5वीं में पढ़ाया था। डोली शीप इज नथिंग बट दी क्लोनिंग। ह्यूमंस के लिए नहीं है, कहीं तू सोचे कि स्पर्श मुद्गल दोबारा बना देगा राइट? तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? सो दिस इज वन एस्पेक्ट। अरे समझ में आ गया? स्किन सेल से नहीं भाई, किसी भी सेल से। each and every cell of my body is having 23 pairs of chromosome and they all are same, right? बस यहां पे आके डिफरेंस आता है। इसीलिए तुम्हें पता है the sexual mode of reproduction is nothing but the idea of humans survival or any organism survival, because this is the best mode of selection। क्योंकि जब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जाते हैं, तब यहां से बेस्ट जीन्स निकल के अगली जनरेशन में पहुंचते हैं। अदरवाइज मैं सीधे के सीधे 23 पेयर डाल देता तो वो बेस्ट ना होते, जो मेरे भी खराब हैं वो भी आगे चले गए। अरे समझेगा नहीं? सो आगे जाने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलें साइंस बता रहे थे, हाँ भाई, डिजाइनर बेबीज जो बनते हैं उसका कॉन्सेप्ट अब बता रहा हूं। क्योंकि जब मैं, ध्यान से समझना, राकेश रोशन से बात नहीं हुई मेरी। देखो, ये हमेशा मैं बता देता हूं, दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ क्रिस्पर कैस9 के बारे में भी आता हूं। ये आइडिया जो है, द हेयर लाइन is largely 70 to 75% hairline is inherited from the father, but yes 25% there are chances. You must have heard about the dominant and recessive alleles. तो वो जो रिसेसिव अलील्स हैं या डोमिनेंट अलील्स हैं, उन पे डिसाइड होता है कि किसकी हेयर, किसका जीन है जो आगे ट्रांसफर होगा, ठीक है? ज्यादा दिमाग मत लगाया कर इतना, इस दिन बैठ के शास्त्रार्थ करूंगा फिर, क्योंकि बायोलॉजी भी उतनी ही जानता हूं जितना इंजीनियरिंग जानता हूं। एंथ्रो पढ़ा मैंने भी। अब देखो, हम बात कर रहे थे सीड बैंक की। सीड बैंक हमने देखा कि सीधा का सीधा हमने क्या कर दिया, सीड को स्टोर कर लिया, और ये है भारत के अंदर चांगला में, और वर्ल्ड के अंदर स्वालबार्ड में, ठीक है? फिर आया, हम सीड के जीन को, यानी कि इसके जेनेटिक कंपोनेंट को क्या कर लें, स्टोर कर लें। इसको बोला गया जीन बैंक। अब जीन स्टोर करके करूंगा क्या? सीड कैसे बनाऊंगा? जीन से सीड कैसे बनाऊंगा? सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, राइट?
वो मेरे पास जीन है तो मेरे पास उसका पूरा का पूरा 23 पेयर्स ऑफ जो भी उसके क्रोमोसोम्स हैं उसके 23 पेयर्स नहीं होंगे, जितने भी उसके जेनेटिक कंपोनेंट्स के अंदर मेरे पास जीन्स होंगे, आई कैन मेक दी सोमेटिक सेल, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट से क्लोन कर सकता हूं उसको। उसके अलावा देर इज वन मोर आइडिया दैट इज वेरी मच गोइंग ऑन दीज डेज, वी कॉल इट एज क्रिस्पर Cas9. What is CRISPR and what is Cas9? Fast. हाँ जी, Cas9 is a protein, a binding protein acting as a Caesar. It is acting as a biological Caesar. अगर तुम्हें नहीं पता ना तो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं। दिस इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट, CRISPR, एंड देन इट इज Cas9. Cas9 इज एन एंजाइम जो कि CRISPR क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, बस इतना याद रखना, ठीक है। बाकी साइंस एंड टेक में आप पढ़ चुके होंगे CRISPR Cas9, क्योंकि ये अभी थोड़े समय पहले इसको नोबेल प्राइज भी मिला। अभी भारत CRISPR Cas9 से किस बीमारी का इलाज करना चाह रहा है, सिकल सेल एनीमिया का, इस वजह से न्यूज में भी था, राइट। देन अब आ जाओ हरमन प्यारा, बायोलॉजिकल बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे लोग बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राइमरी डिफरेंस अभी बताऊंगा, एंड द सेकेंडरी डिफरेंस विल बी टोल्ड टू यू व्हेन आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट, और उसके बाद इनके बीच में कैसे इनकी घोषणा होती है और कैसे किए जाते हैं। सबसे पहली चीज समझें, अगर नहीं पढ़ा तो थोड़े समय में जब साइंस एंड टेक होगा तब आप पढ़ सकते हैं। चलें, देखिए, जब भी हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो इन सीटू मोड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में स्पेसिफिकली फॉर द फौना यानी कि एनिमल किंगडम, वी हैव इन इंडिया टू आइडियाज, वन वी कॉल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेकेंड वी कॉल एज नेशनल पार्क्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कॉन्सेप्ट 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के दरमियान आया। इसी कारण से ये दोनों इतने फेमस और इतने जरूरी हैं हमारे लिए, क्योंकि इन दोनों को लीगल बैकिंग है। दे आर अ स्टैट्यूटरी मैंडेटेड एरियाज, क्योंकि एक्ट के अंदर इनका नोटिफिकेशन के अंदर इनका नाम आता है। पहला चीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? वो किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशी को कंजर्व करने के लिए बनाई जाती हैं। लेट्स से अगर मैं सिर्फ एलिफेंट को कंजर्व करना चाहता हूं या किसी एपिफाइटस को कंजर्व करना चाहता हूं, तो उसको लेके ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाएगी। नेशनल पार्क उस एरिया के कंप्लीट वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है। वहां पे चाहे टाइगर है, चाहे डियर है, चाहे लेपर्ड है, चाहे जगुआर, कोगुआर, व्हाटएवर बी देयर, उस पूरे एरिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स घोषित किए जाते हैं। हमें पता है जो लैंड है, लैंड इज द मैटर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के पास इनको नोटिफाई करने की अधिकारिता होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स मे बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर एनी एरिया एज नेशनल पार्क or wildlife sanctuary if that area has some ecological, floral or faunal value to it. वो एक नोटिफिकेशन से ये एरिया को डिक्लेयर कर देंगे। बट व्हाट अबाउट यूटीज? The centers, they are controlled by centers, because these forests do not see the territorial or the administrative boundaries. वो तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट लैंड इज द स्टेट सब्जेक्ट, इसीलिए यूटीज के अंदर किसका रोल आ जाता है? सेंटर का। इसीलिए अगर हम ओवरऑल देखें तो सेंटर और स्टेट बोथ हैव द पावर टू मेक एनी एरिया, टू डिक्लेयर एनी एरिया एज नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी if they have ecological, floral, faunal, geomorphological, natural और zoological value to it. भारत के अंदर more than 560 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड मोर देन 105 नेशनल पार्क्स, अराउंड 106 और 108, राइट। एक बार इसका नंबर देख लेना, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर डिफरेंस ये है कि नेशनल पार्क कंप्लीटली प्रोहिबिशन लगाते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन का।
ह्यूमन इंटरवेंशन है ही नहीं वहां पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो चीजें रेगुलेटेड हैं वो नेशनल पार्क में प्रोहिबिटेड हैं। जो नेशनल पार्क में रेगुलेटेड हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परमिटेड हैं। तीन वर्ड आई विल कॉन्टिन्यूसली यूज, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड। राइट, प्रोहिबिशन का मतलब कंप्लीट बैन। ये जो नेशनल पार्क्स हैं इनको सरकार के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन दिया गया है। इनके कोर एरियाज में कोई भी नहीं जा सकता, किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड। राइट, इसी कारण से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर अगर हम देखेंगे तो ज्यादा प्रोहिबिशन, ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन किसको है? नेशनल पार्क को। कोई भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेशनल पार्क के अंदर अपग्रेड की जा सकती है, बट कभी भी एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं किया जा सकता। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की बाउंड्री को ऑल्टर करना है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की परमिशन के बिना यह बाउंड्री का ऑल्टरेशन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर लिखी हुई हैं। राइट, अब आता है कॉन्सेप्ट बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको मिलेगा कि आप उस एरिया के वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहते हैं विद द ह्यूमंस एंड यू वांट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी कारण से यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व का कॉन्सेप्ट आया। भारत के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व को किसी प्रकार की लीगल बैकिंग नहीं है, क्योंकि यह भारत के अंदर किसी एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश नहीं किया गया। यह भारत के अंदर यूनेस्को के प्रोग्राम के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है और यूनेस्को के तहत भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। बट इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर हम ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं बट हम ह्यूमन राइट्स को भी इंश्योर करते हैं। इसीलिए बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है उसको 3 डिस्टिंक्ट जोन्स में कैटेगराइज किया जाता है, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन। राइट, उसके बारे में हम बताएंगे कि कौन सी एक्टिविटीज कहां अलाउड है, कहां परमिटेड है, कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड नहीं है। बट रिमेंबर, बायोस्फीयर रिजर्व्स का एरिया जो है वो काफी वाइड होता है, इसीलिए इट मे कंटेन्स मल्टीपल नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क्स इन इट। जैसे हमने नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात की थी तो मैंने बताया था तुम्हें दैट एरिया कंटेन्स सो मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सच एज वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, so many national parks such as मेरी कोई गलती नहीं है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर टोटल 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स आते हैं। राइट, और अगर तुम्हें लगता है कि वहम है तुम्हारा, ये 2019 में सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, PYQ में। राइट, तो ये आप एक बार जाके बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बताया नहीं, कर्नाटका केरला के बॉर्डर पे। राइट, मुकुर्ती, सत्यमंगलम, ये सारे के सारे जो टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क्स हैं दे आर अंडर द पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। 18 बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में जो कि यूनेस्को के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनकी ज्यादा इकोलॉजिकल वैल्यूज के कारण, और उनको वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर काउंट किया जाता है। द लेटेस्ट वन इज पन्ना, और पन्ना न्यूज में इसलिए है क्योंकि पन्ना का कारण है केन बेतवा इंटरलिंकेज। सो अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सबसे पहले देखते हैं, तो वो किस लिस्ट में है? कॉन्करेंट लिस्ट में। नेशनल पार्क्स, ह्यूमन एक्टिविटीज ग्रेटली रेस्ट्रिक्टेड, tourism allowed in wildlife sanctuary, allowed in tiger reserve but not allowed in core areas of biosphere reserve। क्या tourism national parks में allowed है? Yes, अरे we go to the national parks। जिम कॉर्बेट गए होंगे तुम में से बहुत सारे लोग, राइट, गिर नेशनल पार्क गया होगा कोई। सो यू विल सी टूरिज्म अलाउड है, बट कहां पे? कभी भी कोर एरिया में टूरिज्म अलाउड हो ही नहीं सकता, सिंपल एज दैट।
वो कॉन्सेप्ट जब मैं थोड़े समय में तुम्हें बताऊंगा, एक क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है, देन यू विल गेट टू नो कि कहां पे टूरिज्म कराते हैं ये। हमें सिर्फ बाहर बाहर का एरिया घुमा के पागल बना के दे दिया जाता है। चले यार, तेरी किस्मत है, तेरे को चीता दिखा, बाघ दिखा तो ठीक है, नहीं दिखा तो गराजियो, पैसे वेस्ट। ठीक है, इसीलिए लोग बड़ा मन्नतें मांग के जाते हैं कि मैं जिम कॉर्बेट जा रहा हूं, मुझे बाघ दिख जाए, टाइगर दिख जाए। दिखता नहीं है, दिख जाते हैं जनरली, चलो कोई भी। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व्स ऐसे एरियाज हैं, ध्यान से समझना, जो भी एरियाज जहां पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होगा, यानी कि ऐसे एरियाज जहां पे बिल्कुल ह्यूमन का एंट्री अलाउड है ही नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटी ह्यूमंस की अलाउड नहीं है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इनसाइड अ टाइगर रिजर्व। मान लो ये एक टाइगर रिजर्व सरकार ने बनाया, इस टाइगर रिजर्व के अंदर एक कोर एरिया होगा जिसको क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के नाम से जाना जाएगा। इस हैबिटेट के अंदर किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी परमिटेड नहीं है। स्टार मार्क, स्टार मार्क एंड स्टार मार्क वो ये है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बात याद रखना, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो होता है उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस होता है। क्या मैं कह सकता हूं, यहीं से चीजें चेंज होंगी, क्या मैं कह सकता हूं कि टाइगर रिजर्व्स आर लीगली बैक्ड इन इंडिया? यस, टाइगर रिजर्व्स आर लीगली बैक्ड इन इंडिया। और यहीं पे जब मैं एलिफेंट रिजर्व्स बढ़ाऊंगा तब तुम यू विल बी शॉक टू नो दैट एलिफेंट जोन्स जो हैं, एलिफेंट रिजर्व्स जो हैं, उनको किसी प्रकार की कोई लीगल बैकिंग है ही नहीं, जबकि टाइगर रिजर्व्स आर लीगली बैक्ड बिकॉज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। For your information, I will again and again use one word, that is protected area network. Protected area network. ये protected area network जो है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाया गया था। इसके अंदर चार चीजें आती हैं। पहला नेशनल पार्क, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थर्ड कंजर्वेशन रिजर्व एंड फोर्थ इज कम्युनिटी रिजर्व। ये जो चारों प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, अगर इन सबको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत बनाया गया है, तो क्या ये सारे के सारे लीगली बैक्ड हैं? जी हां। क्या सारे के सारे लीगली बैक्ड हैं? जी हां। क्या किसी लॉ के तहत बनाए गए हैं? जी हां। बट इनके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिनको लीगल बैकिंग हो, बट इनके अंदर टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट आ जाता है, क्योंकि उसको किसका दर्जा प्राप्त है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। यह बात आपने ध्यान में रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज टाइगर रिजर्व्स आर कंसर्न्ड, राइट। और इनको दीज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, दे आर, क्योंकि जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स हैं, दीज आर दोज एरियाज जहां पे हम चाहते हैं कि कोई भी राइट विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ लोकल ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट इनहेबिटेंट, हम किनको सेटल करें? इन टाइगर्स को सेटल करें। अब प्रॉब्लम यहां पे आती है कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में क्या ट्राइबल्स रहेंगे या नहीं रहेंगे, या उनके राइट्स का सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। दिस इज अंडर क्वेश्चन दीज डेज and the case is going on in Supreme Court, and I will tell you, when I will tell you something about the critical wildlife, right, उसके साथ मैं कंपैरिजन करवा के तुम्हें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की बात बताऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर, टाइगर रिजर्व्स को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, उस अथॉरिटी का नाम है एनटीसीए, राइट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और जितनी भी एनटीसीए, जितनी भी अथॉरिटीज, जितने भी कमिटीज या जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके आगे अथॉरिटी लगाए, दे विल बी स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, एंड एनटीसीए इज मैनेजिंग 54 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, राइट। बट एनटीसीए के बिना कुछ नहीं हो सकता टाइगर रिजर्व्स के अंदर। इनकी एनबीडब्ल्यूएल, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल्टरेशन इन दी बाउंड्रीज, राइट। यहां पे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी?
एनटीसीए से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कहानी कोई भी चेंज करना है कहां पे, टाइगर रिजर्व्स के अंदर। और ये टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर भी किसके द्वारा किए जाते हैं, एनटीसीए के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। इन टाइगर रिजर्व्स के अंदर दो एरियाज होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, वन वी कॉल एज द कोर एरिया एंड अनदर वन वी कॉल एज द बफर एरिया। आप जब भी घूम के आते हैं वो हमेशा इसी एरिया में घूम के आते हैं। कोर एरिया में तुम्हें ना कभी कोई लेके जाएगा और ना तुम कभी जा पाओगे until and unless यू आर अ फॉरेस्ट ऑफिसर। आईएफओएस क्लियर करोगे तो पता लगेगा कि हाँ भाई जिस दिन शौक हुआ जाना अंदर तो चले जाना, राइट। बाकी जान तुम्हारे को प्यारी है। नहीं भाई, अभी अभी अंबानी का बेटा बना रहा है, वो क्या बना रहा है, वो अरे वो पार्क्स थोड़ी बना रहा है, वो तो चिड़ियाघर बना रहा है। अरे तू अपनी, जब तेरे पास एनिमल्स हैं तू उनको कंजर्व कर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेस्ट में ट्राइबल्स डू दैट, ट्राइबल्स आर डूइंग दैट, दे आर कंजर्विंग देयर एनिमल्स, राइट। Exito, for sure Exito. When I was working with Reliance, nobody was allowed to enter to that zoo except one person, that is जो आजकल बहुत चर्चा में है, मतलब सारी दुनिया वहीं पे है, अनंत अंबानी, अनंत अंबानी, राइट। रेगुलेट नहीं, उनको कंजर्व, वहां पे अगर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा तो एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल, दे डू नो दैट कि हाउ टू सस्टेनेबली यूज दोज रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली। सी, biodiversity loss will take place because of the human intervention. If you will restrict humans to go there, the biodiversity will be conserved. That is the idea of national park, right? So core area में यहां पे देख लो लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो you will get to know about it. The core areas have the legal status of a national park or a wildlife sanctuary. Exclusive tiger agenda is followed in the core areas. On the other hand, buffer areas or peripheral areas are mix of forest and non-forest land managed as multi-purpose use area, and inclusive people-oriented agenda is followed in the buffer zone. हाँ बेटा, why elephant need legal backing? We have uh, done, we have made elephant as the national heritage animal of India in 2014, but we did not take any step to conserve elephants. We have taken so many steps. If critical tiger habitat or the core area is considered as the national park or a wildlife sanctuary, they have been legally backed. So elephant also needs the legally backing, क्योंकि उनकी भी तो पॉपुलेशन कम हो रही है। जब तक लीगली बैकिंग नहीं होगी तो अथॉरिटीज के पास पावर नहीं होगी टू रेगुलेट द ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। दैट्स व्हाई दे नीड, राइट। अब इसीलिए आया प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। इसी के तहत बने क्या, 54 टाइगर रिजर्व। मेरा सवाल तुमसे यह है कि भारत के अंदर आजादी से पहले नेशनल पार्क थे ये क्या, पक्का? 5 नेशनल पार्क थे भारत में आजादी से पहले, बट उन नेशनल पार्क को लीगल बैकिंग कब मिली, 1972 में, ठीक है। चलो, Project Tiger keeps an eye on 54 tiger reserves in India, which makes up roughly 2.21% of the nation's land. MOEFC's Project Tiger is a centrally sponsored program that offers tiger reserve in India centralized support for tiger conservation. NTCA is responsible for the conservation of tigers, and NTCA is a statutory body. NTCA is a statutory body mandated constituted under the Wildlife Protection Act of 1972, and it is headed by Minister of Environment, Forest and Climate Change. NBWL is headed by Prime Minister. National Board of Wildlife is headed by Prime Minister. This is headed by Minister of Environment and Forest Climate Change, right? एंटर करता है, हाँ जी। वो बायोस्फीयर रिजर्व का एस्पेक्ट आएगा, थोड़ी देर में बताता हूं। ये टाइगर रिजर्व के अंदर है, इनके सरकार डिसाइड करती है ना, एनबीडब्ल्यूएल डिसाइड करता है, होते हैं, यस डेफिनेटली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नहीं होता, नेशनल पार्क का होता है, वो बायोस्फीयर रिजर्व में मिलता है, राइट।
चलें। So NTC is a statutory body constituted under Wildlife Protection Act of 1972. It is headed by the Minister of Environment, Forest and Climate Change. The authority has member of parliament, 3 लोकसभा से आते हैं इसके अंदर, नहीं 2 लोकसभा से आते हैं, 1 राज्यसभा से आता है, शायद एक बार देख लीजिएगा वो मेंबरशिप क्या है। बट इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन चार्ज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी एंड दिस इज नथिंग बट IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से बनता है, दैट हायर लेवल पे जाके इट बिकम्स द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट इज द एलिफेंट रिजर्व्स, नाउ यू कैन रीड इट आउट। कितने एलिफेंट है भारत में? एलिफेंट रिजर्व नहीं बोल रहा, एलिफेंट पूछ रहा हूँ। बहुत सारे हैं, गिने नहीं, कोई बात नहीं। देखो, रिसर्च एंड पर्पसेस के लिए बफर एंड कोर बोथ आर अलाउड बट विद द परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। यस, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कुछ नहीं, आप सर्विसेज से जाते हैं, आप वाइल्ड लाइफ वार्डन बनते हैं, उसकी हायर पोस्ट होती है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। अब तू बने ऑल इंडिया सर्विस से गई, काम करेगी स्टेट के अंडर, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो किसकी जमीन है? स्टेट की, ऐसे काम करता है। तो चले, elephant reserves are not notified under any particular law. According to WPA 1972, protected area can be of national park, wildlife sanctuary, a conservation reserve or a community reserve. In the eyes of the law, the elephant reserve is no different from forest land or revenue land. The activities that are prohibited, including mining, drilling, oil and gas, dams, they all are prohibited in the national park wildlife sanctuaries, but they all are allowed in elephant reserves. How will you be able to preserve this national heritage animal of India? This is what the idea is, जो कि तुम्हें समझना है। तो ये हो गया प्रमोट सॉल्यूशंस, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद दिस सस्टेनेबल यूज। ये कुछ नहीं है, थोड़ा एस्पेक्ट आप देख लेंगे कि ठीक है इतने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इतनी कंट्रीज में हैं, उसमें भारत में कितने हैं? 18 हैं। 18 के अंदर भारत के अंदर वर्ल्ड नेटवर्क में कितने हैं? 12 हैं। देन पन्ना कब ऐड हुआ? 2020 में। पन्ना के अंदर कौन कौन आता है? पन्ना नेशनल पार्क आता है, एक आता है गंगाओं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तुम कभी याद नहीं रखोगे। उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ पन्ना फॉरेस्ट डिवीजन, देन केन रिवर फ्लोज थ्रू दिस एंड केन बेतवा इंटरलिंकिंग इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। दिस कैन कंटेन बायोस्फीयर रिजर्व, अभी भी बोल रहा हूं, कैन कंटेन द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद इन इटसेल्फ। देन द प्रोटेक्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल मरीन इकोसिस्टम, जेनेटिक डाइवर्सिटी, सब कुछ होगा कहां पे? बायोस्फीयर रिजर्व में। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हम रिसर्च भी कर सकते हैं, टूरिज्म भी कर सकते हैं, लोग रह भी सकते हैं, वहां के रिसोर्सेज को यूज भी कर सकते हैं, इसीलिए उनको 3 भागों में बांटा जाता है। उनके 3 भाग जो हैं वो ये हैं, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन, जहां पे आप टूरिज्म, ह्यूमन सेटलमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, मॉनिटरिंग सब कुछ कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन जोन में तो लोगों ने घर तक बनाए हुए हैं, राइट। और कोर एरिया में सिर्फ और सिर्फ कौन रह रहा है? अरे कौन रह रहा है? एनिमल रह रहे हैं। बफर एरिया में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, रिसर्च भी कर रहे हो, उसके साथ साथ यहाँ पे फोटो खींच रहे हो, मतलब घूमने भी जा रहे हो विद परमिशन, एंड उसके साथ साथ कुछ लोगों को इजाजत है वहां पे घर बनाने की, जो कि ट्राइबल्स होंगे, राइट। उन कुछ लोगों को इजाजत होगी यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने की। सो क्या यहाँ पे तीनों का संगम है कि आप मैन, वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स, इन तीनों को कंजर्व कर रहे हो, और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। दिस वाज गिवन अंडर दी बायोस्फीयर रिजर्व। और तुमने क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, वो कहां कहां पे हो सकता है, कोई पूछेगा नहीं वैसे, बट यू कैन रीड इट आउट इन दिस। एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पार्टनरशिप, नेटवर्क, क्या क्या होना है और कैसे ये काम करता है, मैप, ये सारा मैंने इसमें दिया हुआ है। जब तुम्हारे पास स्लाइड पहुंचेगी तो इट विल बी देयर, यू विल बी एबल टू हैंडल दिस। देन द कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व। हमने नेशनल पार्क देख लिया, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख लिया, हमने टाइगर रिजर्व्स देख लिया। एक नेशनल पार्क ये रहा, एक नेशनल पार्क ये रहा। हमने तो बाउंड्रियां बना दी, जानवरों ने नहीं बनाए। उनके दिमाग में बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती। जब उनके दिमाग में बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा भाइयों? वो क्या सोचेंगे कि हमें तो यहां से
यहां जाना है, हमें तो यहां से यहां जाना है। बीच की जो लैंड है, दिस इज नथिंग बट द कॉरिडोर। इस कॉरिडोर की जो लैंड है, अगर ये लैंड सरकार की हुई, अगर ये लैंड गवर्नमेंट की हुई, या अगर ये लैंड किसी कम्युनिटी की हुई, और अगर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट को कहती है कि भाई चलो एक काम करते हैं सर, हमें भी पैसा दो, हमें भी एक लीगल बैकिंग दो, वी विल प्रोटेक्ट दिस लैंड, वी विल कंजर्व दिस एरिया, then government of India may by notification will consider this idea and will make this community land a reserve, which we call as community reserve. If this land belongs to government of India, then the idea would be of conservation reserve. बस इतना ही फर्क है, community reserve में land is with community, conservation reserve में land is with, बस यही आइडिया आपको याद रखना, फटाफट पढ़ना। ठीक है, सो एरियाज आउटसाइड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट एज बफर इनहेबिटेड बाय पीपल, दिस इज सेम। एंड सिसवान पंजाब, मैक्सिमम नागालैंड में कम्युनिटी रिजर्व, बोथ डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 2002 में अमेंडमेंट हुआ था। और ब्यास रिवर, ये एरियाज बताए हुए हैं जहां पे कम्युनिटी रिजर्व्स एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं। द लैंड इज विद गवर्नमेंट इन कंजर्वेशन रिजर्व, लैंड इज विद people in community reserve. So area outside this act as a connector to the national park or wildlife sanctuary. Privately owned land can be declared community reserve. Here protection is done with the help of community. Conservation reserve, area contiguous to existing protected area, wildlife corridor, where local communities use land for livelihood. This area is owned by the government. This would be a conservation reserve. Done? Bye. सेंटर और स्टेट अब दोनों कर सकते हैं। पहले ये स्टेट के पास था, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट में बताऊंगा, अभी सरकार ने चेंज किया है। पहले ये स्टेट के पास था, अभी ये सेंटर के पास है। राइट, हाँ जी, करेंगे भाई, यही करेंगे, तेरे साथ ही करूंगा। अब वाइल्ड लाइफ, जब इंडियन लॉज बताऊंगा तब आई विल टेल यू अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके तहत ये स्टेब्लिश किए जाते हैं, तब करेंगे। ठीक है, टेंशन तो नहीं हुई। मैं यूनाइटेड नेशन, अब आ जाओ बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन में हमने देखा था कंजर्वेशन हमने करना है बायोडाइवर्सिटी का। इस कन्वेंशन के अंदर, अब मैं बस हो गई, बस तो बेटा अब नहीं हुई है, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। सीबीडी, सीबीडी के 3 मेजर एस्पेक्ट हैं, अगर ये ध्यान में रखेंगे पूरा प्रोटोकॉल 15 मिनट के अंदर खत्म कर सकता हूं। द आइडिया इज वी वांट टू कंजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सेकंड, sustainable use of the component of the biodiversity. Third is the benefit sharing. हमने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ जो उसके कंपोनेंट हैं उनको कंजर्व करना है, और उन कंपोनेंट्स को जिसने यूज किया उनके बेनिफिट्स को शेयर करना है। जैसे कि दुनिया के अंदर भगवान ने क्या इनइक्वालिटी रखी, वो ये रखी कि सारे के सारे रिसोर्सेज दिए ट्रॉपिकल वर्ल्ड को, और सारी की सारी गरीबी भी दी ट्रॉपिकल वर्ल्ड को। सारे रिसोर्सेज ट्रॉपिकल वर्ल्ड में है, और उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड वर्ल्ड के पास है। व्हाट यूज टू हैपन इज, डेवलप्ड कंट्रीज के लोग आते हैं, आके इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, और यूज करके इनका पेटेंट करवा के चले जाते हैं। उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है, उस पेटेंट से वो सारी उम्र खाना खाते हैं, अपना अपना पैसा कमाते हैं। बट जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, जिन्होंने अपनी ताउम्र उन रिसोर्सेज को कंजर्व और प्रोटेक्ट किया होता है, दे डू नॉट गेट द ड्यू ऑफ देयर कंजर्वेशन। So it was decided, and it is necessary because in India also this has been much seen by the Patanjali, Divya Pharmacy. पतंजलि ने, दिव्या फार्मेसी ने मेडिसिनल प्लांट्स का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट कहती है, दिव्या फार्मेसी ने उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट के यूज किए, और उनका जो बेनिफिट था उसका शेयर उन वहां के लोगों को नहीं दिया। दैट्स वाई in the past 2 to 3 years they are in the adjudication. अभी बहुत सारे गलत रीजन से पतंजलि is in court these days.
पहला कारण था इन्होंने उनका हक नहीं दिया, बेनिफिट शेयरिंग नहीं किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी पेनल्टी लगाई इन पे। बस उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद जो दूसरा अमेंडमेंट हुआ, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसके अंदर अमेंडमेंट जो हुआ, उस अमेंडमेंट के अंदर इनको किसी प्रकार की कोई परमिशन और पैसा शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये अभी अमेंडमेंट हुआ है, राइट। आयुष मंत्रालय इज नाउ एग्जेम्प्टेड फॉर गिवन द रॉयल्टी। Second, these days, you must have following the news. They have been running in commercial advertisements, and these commercial advertisements have been banned by Honorable Supreme Court. So you will see this idea. Why I am going to link you with this? Because you will get more clarity and insight what exactly Nagoya Protocol is, that I will talk about tomorrow with the idea of the fair and equitable sharing. यहाँ पे लिखा होगा fair and equitable sharing of benefits arising from genetic resources, right? जो भी genetic resources इन regions में हैं, उनका जब आपने यूटिलाइजेशन किया तो उसका बेनिफिट आप शेयर करेंगे वहां के लोगों के साथ या गवर्नमेंट के साथ, जो भी whatever be the idea is, राइट। ये तीन मेजर एस्पेक्ट हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के। पहला, हमें बायोडाइवर्सिटी को और उसके कंपोनेंट्स को कंजर्व करना है, और दूसरा, हमें फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है। इन दोनों कंपोनेंट्स को लेके दो प्रोटोकॉल आए, वन वी कॉल एज कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड अनदर वन वी कॉल एज नगोया प्रोटोकॉल। सिंपल एज दैट, और कन्वेंशन सीबीडी खत्म हो जाएगा। जब मैं बात करता हूं सीबीडी की, तो यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर इंडिया इज द पार्टी टू इट। ऑलमोस्ट 196 पार्टीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड दिस कन्वेंशन, एंड इसके अंदर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होंगी जहां पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाएंगे। वो भी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। और इसी कन्वेंशन की अगर हिंदुस्तान ने, इफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या भारत के लॉज इसके अकॉर्डिंग बनेंगे? यस। अकॉर्डिंग नहीं, इसको एक ब्लूप्रिंट मान के भारत के अंदर कानून बनाए जाएंगे। इसीलिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 आया, जो कि इस साल हाई चांसेस हैं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पिछले साल ही अमेंडमेंट हुआ है, राइट। और वो अमेंडमेंट बहुत भारी भरकम है, क्योंकि सरकार अब उस अमेंडमेंट के सहारे जाना चाहती है कि हम भारत के अंदर पेटेंटिंग फास्ट करें, भारत के अंदर फार्मर्स को बहुत ज्यादा हम फार्मर्स को मोटिवेट करें कि वो ये मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर सके। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आउटसाइड फॉरेस्ट आ चुकी हैं, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है, जैसे कि हल्दी, जो टर्मरिक है, हल्दी जो है वो मिलता तो कहां पे था, कहां पे? जंगलों में। उसका बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू भी है, उसको हमने अब ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, कहां पे? आउटसाइड फॉरेस्ट। जैसे कि अश्वगंधा, उसको अब लोग ग्रो करना चाहते हैं। So these are certain plants which the government wants to grow in the forested, outside forest areas. उसके लिए भी बहुत सारे amendments आए हैं, right? So this is why ये पूरा का पूरा convention important होगा हमारे लिए समझना। जैसे कि इंडिया एंड सीबीडी की अगर हम बात करते हैं, इंडिया इज पार्टी टू दिस कन्वेंशन। भारत ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया so that we can give the effect to this convention in India. To implement the provisions of the act, the government established the National Biodiversity Authority in 2003. क्या NBA एक स्टैट्यूटरी बॉडी है? Yes. क्या NBA स्टैब्लिश की गई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 से? Yes. अब NBA और इसके साथ साथ ये 3-tier स्ट्रक्चर बनाया गया है। This 3-tier structure is NBA, National Biodiversity Authority at center level, State Biodiversity Board at the state level, and Local Biodiversity नीचे के लेवल पे। अब जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, अगर मान लो होता ये था कि किसी भी फॉरेन कंपनी को भारत के अंदर कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, फॉरेन कंपनी को, चाहे वो एनआरआई ही क्यों ना है, वो फॉरेन कंपनी को भारत में किसी भी तरीके का कोई भी रिसर्च और बेनिफिट उठाने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती थी। और अगर भारत की कोई कंपनी है और वो कंपनी, भारत की कंपनी दिव्या फार्मेसी, पतंजलि, जो कंप्लीटली इंडियन कंपनी है, वो अगर किसी फॉरेस्ट में, जंगलों के अंदर कोई भी रिसोर्सेज, जेनेटिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड क्या करता है? ये जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, ये परमिशन भी देगा और ये रॉयल्टी भी तय करेगा
कि जितना तुमने जेनेटिक रिसोर्सेज उठाया है उस जेनेटिक रिसोर्सेज का सर्टेन परसेंटेज यू विल हैव टू गिव, यू विल हैव टू शेयर। इसको हम नगोया प्रोटोकॉल के अंदर थोड़ा और इत्मीनान से समझेंगे, जहां पे एक्सेस टू बेनिफिट एंड शेयरिंग आएगा, जहां पे पहले ही म्यूचुअली अग्री टर्म्स पे ये तय हो जाता है कि इतना पैसा आपको शेयर करना पड़ेगा इफ यू विल यूज दीज मेडिसिनल रिसोर्सेज और द जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ दिस एरिया, वो पहले ही तय हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड लेवल पे। थर्ड लेवल पे यू हैव दी डिस्ट्रिक्ट, यू विल हैव दी लोकल लेवल्स, जहां पे जो मेजर काम दिया गया कि लोकल लेवल पे जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी का काम होगा कि आप उस एरिया के अंदर जो बायोडायवर्सिटी है उसकी एक रजिस्ट्री बना के रखें, उसका आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए, और ये रजिस्ट्री आप वहां के लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाएंगे। अब मान लो मैं किसी जंगल के पास, जंगल के अंदर एक एरिया में कोई ट्राइबल्स रह रहे हैं, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी क्या होगी, वो जंगल में जाएगी, उन कम्युनिटीज की सहायता से जो वहां पे रह रही हैं, वहां के बायोडायवर्सिटी रिसोर्सेज को मैप करेगी, और उनको मैप करने के बाद एक रजिस्ट्री अपने पास बना के रखेगी, जिसके कारण हमें पता लगेगा वेदर वी आर सक्सेसफुल इन द बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और नॉट, जिससे पता लगेगा what kind of values these biological resources, these genetic resources are giving to us। जिससे एक बात पता लगेगी, जैसे लक्ष्मी कुटी is a woman of Kerala, she was awarded with Padma Shri last year, she knows how to treat diabetic patients and she knows the medicines of those disease जिनके बारे में अभी एलोपैथी is unaware of, right? She has the knowledge, traditional knowledge of around 450 medicines, and because of that those 450 medicines वो किससे बनाई जाएंगी, जो वेस्टर्न घाट के अंदर जेनेटिक रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनसे। अब उन रिसोर्सेज की एक जेनेटिक वैल्यू है, अगर वहां पे कोई कंपनी आती है और वहां पे उन कंपनी आके उस जेनेटिक रिसोर्सेज का बेनिफिट उठा के पेटेंट करवा लेती है, तो इवेंचुअली उसके बाद क्या होगा, उन कंपनीज का अधिकार हो जाता है। सो दे विल हैव टू, इफ दे वांट टू यूज दिस, then also they'll have to take permission. If somebody wants to give them the genetic resources, they will have to take the permissions for that entire thing. The three-tier mechanism has been established under Biological Diversity Act of 2002, and it has been given a statutory status, right? So this is something which we have done just to be in the sync with the Convention on Biodiversity that we signed in 1996, 1994, और जब हमने रेटिफाई किया इसको। अब इसके अंदर एक प्रोटोकॉल आता है दैट वी विल टॉक अबाउट इन टुमारोज क्लास, राइट? कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल। कल हम नया पार्ट स्टार्ट कर देंगे, दैट इज द क्लास विल बी एट 9 द सेम टाइम। 9 नहीं होगा बिकॉज आई हैव द डिस्कशन एज वेल ऑफ आरपीपी, तो जो उसके अंदर क्वेश्चन पेपर होगा आरपीपी का, दैट आई विल ब्रिंग। पहला क्वेश्चन पेपर 40 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे रन करूंगा, विल डू इट फटाफट, आधे घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन एनवायरमेंट के सॉल्व करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर सो दैट प्रीलिम्स के लिए वी विल बी रेडी। थैंक यू सो मच। ये कल डिस्कस करते हैं सारा। हाँ, एक मिनट।